चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि जो लोग भी जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और आज हम लोग के साथ कलकत्ता से डॉक्टर पूजा पांडे जुड़ी हुई हैं, जो कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से पीजी वहां से हैं और वहां पे एमडी के तौर पे वहां कार्यरत हैं। और इस कोरोना काल में बहुत ही अच्छा इनका वहां पे कहिए कि अपना लोगों के साथ मतलब कॉलेज की बात किया जाए या मेडिकल हॉस्पिटल की बात की जाए, बहुत सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करेंगी। आज बहुत सारी चीज़ें आप लोग को बताएंगी। साथ ही साथ हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर ऋषभ कुमार, जो कि पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज धनबाद से और वहाँ पे सर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे कार्यरत हैं। सर का भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और साथ ही साथ डॉक्टर पूजा पांडे जी को भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया हम लोगों को आज, और ताकि लोगों तक अवेयरनेस जाए, लोग चीज़ों को समझें, क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही है, और उसको किस तरह से लोग यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से अपने को प्रोटेक्शन में रख सकते हैं और क्या अपना प्रिकॉशन ले सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम लोग आज बात करेंगे। हम लोग के साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर शुभम श्री मैम। मैम को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और मैम शुभम श्री मैम भी हम लोग के साथ बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मैम भी यहाँ IGIMS पटना, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना से बिलोंग कर रही हैं। साथ ही साथ और पिता स्नेह राजपूत भी जुड़ चुके हैं। जी आपको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। दोनों डॉक्टर्स को सलाम। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। श्याम श्रीवास्तव जी, जी नाइस, जी बिल्कुल। तो सीधे हम लोग चलते हैं। आज की टॉपिक हम लोग की है मेंटल हेल्थ डिबेट्स। तो इस कोरोना काल में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कहिए कि माइंडली प्रेशर है, लोगों के पास बहुत सारी थोड़ी सी भी परेशानियां होती है तो माइंड से बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, लोग प्रेशर में आ जाते हैं, या फिर कहिए कि लोग मतलब उस चीज़ को झेल नहीं पाते हैं। तो ये तमाम चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे। साथ में हम लोग की कोलकाता से जुड़ी हुई है डॉक्टर पूजा पांडे जी, और धनबाद से जुड़े हुए हैं डॉक्टर ऋषभ कुमार सर जी। सबको मैं पहले बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और सीधे मैं चलता हूं डॉक्टर पूजा पांडे के पास। और सबसे पहला मेरा पूजा पांडे जी से मेरी ये क्वेश्चंस नहीं, एक कहिए कि एक टॉपिक पे बातचीत है कि कहने का कि आप सबसे पहले मुझे ये बताएंगे कि जब आपको मैंने कहा कि मैं इस तरह की चीज़ों पे आपको लाना चाहता हूँ, तो आपके माइंड में ऐसी क्या चीज़ें आई कि लगा कि नहीं ये सब चीज़ों पे मुझे करना चाहिए और मुझे चलना चाहिए? डॉक्टर पूजा पांडे। सबसे पहले तो मैं कलम न्यूज का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। रही सवाल मेंटल स्टेटस की, तो जब कोविड की ड्यूटी कर रहे थे तो हमने ये सारी चीजें महसूस की कि जब पेशेंट कोरोना से ग्रसित हैं, पॉजिटिव हैं, और जब वो घर जा रहे हैं तो वो आपस में मेंटल प्रॉब्लम्स लेकर वो वापस हमारे पास आते हैं। जैसे उन्हें डिप्रेशन होती है, एंजाइटी हो रही है, या उन्हें नींद नहीं आ रही है, तरह तरह की मेंटल प्रॉब्लम। तो जब मेरे पास आपने ये टॉपिक दिया तो मुझे लगा ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है इस टाइम पे, क्योंकि लॉकडाउन में ऑलरेडी सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लोग बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो एक तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हमें ऐसा लग रहा है कि इमोशनल डिस्टेंसिंग भी हो गया है। ठीक है कि हमें लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलना है, वी शुड बी रिमेन फिट एंड हेल्दी। ठीक है, मगर ये भी एक कहावत है कि द हेल्दी सोल लाइज इन अ हेल्दी बॉडी। अगर हमारी हेल्दी माइंड होगी ही नहीं तो हेल्दी बॉडी लेकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप ऑटोमेटिकली बीमार हो जाएंगे। तो आई थिंक दिस टॉपिक इज वेरी मच रेलिवेंट अभी इस टाइम पे, और ये एक मैटर होना चाहिए एज अ नेशनल डिबेट का कि हमें कैसे ये मेंटल हेल्थ हमें ठीक रखना है, क्योंकि बढ़ते जो सुसाइडल केसेस हो रहे हैं या बच्चों के अंदर इतनी एंजाइटी देखी जा रही है, तो हम इन सारी चीजों को इजीली कोप अप कर सकते हैं। मुकेश जी। जी जी। जी दीदी, बहुत आपने बहुत अच्छे तरीकों से इस चीज़ को बताया कि क्या कंडीशन है, क्यों हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ आना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब सीधे हम चलते हैं डॉक्टर ऋषभ सर के पास। सर आपके माइंड में भी जब मैंने ये बातें रखा या फिर जब हम लोग आपसे इस चीज़ से रिलेटेड कांटेक्ट किए, तो आपने सीधे बोला कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और बिल्कुल हम लोग इसके सपोर्ट में रहेंगे। तो सर मतलब ये चीज़ें माइंड में आपके क्या आया कि नहीं ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है? डॉक्टर ऋषभ सर।
सबसे पहले अगेन सारे ऑर्गेनाइजर्स को काफ़ी थैंक यू। कलम न्यूज़, आपको ओझा जी और शुभम भी है और भी बाकी लोग जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक के पास सबसे चैलेंज बड़ा है कि सही न्यूज़ कहाँ से आए। अभी देखिए महामारी फैला हुआ है। अभी डॉक्टर पूजा पांडे ने बड़ा अच्छा बात कहा कि हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। और यही बात अगर हम लोग हेल्थ के डेफिनेशन को भी देखें, डब्ल्यूएचओ का जो हेल्थ का डेफिनेशन है, जो कि काफ़ी दिनों से चला आ रहा है और तमाम दुनिया वही बात कहती है कि जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ हम लोग सो कॉल्ड अगर किसी को कहते हैं कि भैया आप हेल्दी हो, उसका ये मतलब होता है कि वो ना सिर्फ शारीरिक रूप से फिट है बल्कि मेंटली भी फिट है और सोशली भी फिट है। तो बिना एक स्वस्थ मस्तिष्क के, बिना एक स्वस्थ मेंटल हेल्थ के आप किसी भी जनमानस की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो एक सोसाइटी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से निर्वाह करेगा, अपने फैमिली को सही तरीके से वो पालन पोषण करेगा, अपने सोसाइटी में सही तरीके से वो कंट्रीब्यूट करेगा। सोसाइटी के बेहतरमेंट के लिए उसका कंट्रीब्यूशन तभी अच्छा होगा जब वो मेंटल साउंड रहेगा या मेंटली फिट रहेगा। तो बिना बिना इसमें कोई इफ्स एंड बट्स, बहुत सीधा सा बात है कि महामारी में भी अगर एज ए नेशन, एज ए सोसाइटी हम लोग को महामारी को पार करना है, महामारी पे विजय प्राप्त करना है, तो सारे लोगों को मेंटल फिटनेस की ओर सजग रहना पड़ेगा। वैसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा अगर लगे कि उनका मेंटल फिटनेस कहीं ना कहीं लूज हो रहा है, उनको लगे कि भाई वो अचानक से एंजाइटी में इतना चले गए हैं कि सब लोगों से कट रहे हैं, कहीं लगे कि वो अचानक से काफी थका थका महसूस कर रहे। ये सब मैं अगेन मानसिक अवसाद का एक क्लिनिकल सिम्टम बता रहा हूँ, लेकिन एक ये हम लोग मानते हैं कि अगर किसी को मानसिक अवसाद होगा तो वो ऐसा बिहेवियर या ऐसा सिम्टम की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो बिना अगेन सीधा सा बात है कि मानसिक स्वस्थ या मानसिक स्वास्थ्य बहुत अहम है और इस महामारी पे विजय प्राप्त करना है तो सारे लोगों को यह ध्यान देना पड़ेगा कि सब लोग मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक स्वस्थ रहें, तभी हम लोग कह सकें कि वो लोग हेल्दी हैं। और जब हेल्दी रहेंगे तो हम लोग सब मिल के जो भी लड़ाई कर रहे हैं हम लोग महामारी से, उस पर विजय प्राप्त करेंगे। और ये महामारी तभी हटेगी जब हम लोग सही जगह से इंफॉर्मेशन लेंगे, सही साइंटिफिक जो फैक्ट्स है उसके बारे में बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, सारे लोगों को बताएंगे जो साइंस से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, हर बच्चे को पता होगा कि क्या सही करना है, क्या सही है, और वो लोग ऐसा करेंगे। और जब ऐसा करेंगे तो ये अभी जो हम लोग पास जो तथ्य है उसके हिसाब से जो सरकार ने कहा है कि 2 गज दूरी बनाइए, मास्क लगा के बाहर निकलिए, बार बार हाथ धोइए, तो ये तीनों चीज जो है बहुत अहम है पूरे बीमारी को लड़ाई में। अगर ये तीनों चीज सही तरीके से करेंगे लोग तो हम लोग बीमारी पे धीरे धीरे अपना विजय प्राप्त कर लेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ों को बताया कि आपने आखिर क्यों इस चीज़ के लिए मतलब रेडी हो गए कि नहीं हम लोग को ऐसा करना चाहिए, नेशन के लिए करना चाहिए, सोशल के लिए करना चाहिए, समाज के लिए। तो ये तमाम चीज़ें आपने बहुत अच्छे तरीका से बताया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब सीधे हम चलते हैं, हम लोग के साथ कोलकाता से जुड़ी हुई हैं डॉक्टर पूजा पांडे जी। आपसे मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि ये कोरोना पीरियड है, इसमें जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट होते हैं, इस कोविड पॉजिटिव पेशेंट, कोविड जो पॉजिटिव पेशेंट है, जब वो ठीक हो करके और घर में आ रहे हैं, है ना, तो आने के बाद उनके साथ जो लोगों का एक बर्ताव कहिए या फिर उनके साथ जो एक व्यवहार कहिए वो बदल जाता है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए ऐसा। तो इसका आखिर क्या कारण होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्यों ऐसा होता है, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या ये करना सही है? देखिए, पहले जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स जो होते हैं, लोगों के अंदर पहले तो कोरोना का बहुत बड़ा डर घुसा हुआ है। उन्हें लगता है कि अरे मैं कोविड पॉजिटिव है, अगर मैं इसके वापस से ठीक हो गया वो मरीज, फिर भी अगर मैं उसके कांटेक्ट में आऊंगा तो मुझे भी कोरोना हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। मोस्टली हम लोगों ने ये एनकाउंटर किया है कि कोविड पॉजिटिव केसेस जब घर वापस जाते हैं रिकवर होने के बाद, तो उनका घर पे मन नहीं लगता है, क्योंकि वो हमसे ये आकर कहते हैं कि हमारे साथ बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार हो रहा है। इनफैक्ट घर के फैमिली मेंबर्स कर रहे हैं, सोसाइटी की तो बात ही छोड़िए। तो ये पहला तो है फियर
सबके मन में बहुत बड़ा फियर घुसा हुआ है कि मुझे भी कोरोना हो जाएगा। तो इस चीज को पहले तो कंट्रोल करना या अवेयर होना बहुत जरूरी है। कोरोना कोई कोविड की बीमारी नहीं है कि आप मेरे कांटेक्ट में आके मुझे छू लिया और मेरे को कोरोना हो गया। उस बंदे ने ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव का ट्रीटमेंट लिया है, वो क्वारंटाइन फैसिलिटी में था, वो रिकवर हो गया, डॉक्टर ने चेकअप किया, फिर उसके बाद उनको घर छोड़ा गया है। तो ये सबसे जरूरी है उनको मोरल सपोर्ट देना इंस्टेड कि उनको दूर रखना। कि फैमिली मेंबर्स या सोसाइटी के लिए है कि जब वो आए तो आप उनको पहले की तरह एक्सेप्ट करें कि ठीक ऐसा नहीं है कि आज मैं अगर सपोज कोविड पॉजिटिव हो गई तो कल आप नहीं हो सकते हो, आप भी हो सकते हो। आपको भी सेम स्टिग्मा अगर आप फॉलो करेंगे तब आपको समझ आएगा आइसोलेशन में रहने का मतलब क्या होता है। दूसरी बात कि उनको ऐसा लगता है कि अब वो किसी काम के काबिल ही नहीं बचे, उनको घर में भी अलग कमरे में रख दिया जा रहा है, उनको लगता है मैं किसी का देखभाल नहीं कर सकता, मैं किसी का टेक केयर नहीं कर सकता, तो उनको और डिप्रेशन की फीलिंग आती है। तो रादर कि वो कोविड पॉजिटिव, कोविड से तो बच गया बट वो डिप्रेशन से नहीं बच पाएगा। तो हम कोरोना के साथ साथ उनको एक और मेंटल सफरिंग हम दे दे रहे हैं, प्लस गिल्ट फीलिंग भी हम दे दे रहे हैं कि नाउ आई एम होपलेस कंडीशन, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं अब सोसाइटी में मैं फर्दर मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर छोटा बच्चा है तो बच्चे को भी नहीं उठा सकता या माँ बाप का भी केयर नहीं कर सकता, बस एक कमरे में उनको बंद कर दिया जाए। तो मेरा सोसाइटी से यही अनुरोध है कि आप लोग इन सारी चीजों को बढ़ावा ना दो। जो कोविड पॉजिटिव घर में आ रहे हैं आप उनको फ्रेंडली जैसे पहले से आप ऐसे एक्सेप्ट करें, वो उनसे आपको नहीं फैलेगा। रैदर हाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, 2 गज की दूरी आप मेंटेन रखें, आप अपने हैंड वॉश और सैनिटाइजेशन के ऊपर आप ध्यान रखें। आप उस इंसान से आप दूरी नहीं रखें कि उसका इतना आप ग्रस्त कर दे कि वो डिप्रेशन का ही मरीज हो जाए। तो ये मोस्टली मैंने देखा है अपने प्रैक्टिस में कि हम लोगों को ऐसे केसेस मिल रहे हैं। जी बहुत 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 अच्छे से हम लोग के साथ डॉक्टर पूजा जी ने बताया कि अभी इस कंडीशन में अगर कोई लोग पेशेंट हैं और पॉजिटिव से नेगेटिव होकर वापस घर में आते हैं तो लोग जो उनके साथ व्यवहार करते हैं या फिर उनसे जो बर्ताव करते हैं, है ना, वो बहुत ही मतलब एक अलग तरह का होता है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर पूजा पांडे ने बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छे तरीके से एक बहुत ही सरल इसको भाषा में आपने समझाया ताकि हर एक लोग इसे समझ सकते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब सीधे हम चलते हैं, हम लोग के साथ पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज धनबाद से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ऋषभ कुमार सर जुड़े हुए हैं। सर से मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि सर जो कम्युनिटी हेल्थ है ये आखिर कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है और इसका इस कंडीशन में यानी कि कोविड-19 में क्या भूमिका है कम्युनिटी हेल्थ का? पूजा जी बड़ा अच्छा सवाल है, कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है। आजकल देखिए सरकार बहुत सारी प्रोग्राम चलाती, कोविड से पहले बहुत तरह का प्रोग्राम चल रहा था। अगर 2-3 प्रोग्राम का बात करें जिसमें कि बहुत बड़ी बड़ी फतह हासिल हम लोगों ने की और उससे बीमारियों को भगा दिया, जैसे स्मॉल पॉक्स, जैसे पोलियो, जैसे मैटरनल नियोनेटल टिटनस, जैसे मीजल्स, ये सारे 2 डिजीज तो आपको मैंने जो बताया, स्मॉल पॉक्स पूरे दुनिया से खत्म हो गया। पोलियो भी भारतवर्ष से जो है लास्ट केस 2011 में आया, वो भी चला गया। अब आज के डेट में हम लोग पोलियो फ्री हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स हैं उनके अलावा काफ़ी सारे पैरामेडिकल वर्कर्स हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो आपके मेरे घर के लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो हमको उतने ही अच्छे से जानते हैं जितने मेरे मोहल्ले के लोग हमको जानते हैं। ऐसे लोग हैं जो आपके गांव में आपके घर के आसपास डेली आते हैं और जाते हैं और आपसे बात करते हैं और सरकार का कोई प्रोग्राम आता है तो उसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। तो ये लोग हैं एएनएम और सैयाल आशा वर्कर्स। तो ये लोग आपके यहाँ पे आते जाते रहते हैं। अब सवाल है कि जब कम्युनिटी हेल्थ का बात करते हैं तो आखिर कम्युनिटी है क्या, जन समुदाय या समुदाय क्या है? हम और आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास के जो पड़ोसी हैं, उसके आसपास के जो मोहल्ले वाले लोग हैं, उन सब लोग का एक सोसाइटी बनता है। अब उसमें अगर हम लोग बात करें कि कोई ऐसा बीमारी फैल गया, कुछ हो गया, उनको सही पता ही नहीं है या उनको पता ही नहीं है कि वो बीमारी का इलाज कैसे होगा, तो जाहिर सा बात है कि उस कम्युनिटी का जो है
हेल्थ गड़बड़ होने का चांसेस पूरा रहता है। वहाँ पे फिर उसको कौन सही जानकारी देगा, उसको सरकार से कौन लिंक करेगा, सरकार उस तक पहुंचेगी कैसे? क्योंकि भारतवर्ष काफी बड़ा देश है, हम लोग शुरू से सुनते हैं और अभी भी है ही, भारतवर्ष गाँव का देश है। गाँव में इतने लोग रहते हैं, सारे जगहों पे दिल्ली से जो बात निकलेगी वो सही सही पहुंचेगा कैसे? रेडियो है, ठीक है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, सब है, लेकिन काफी जगहों पे दवाई की जरूरत होगी, वैक्सीन की जरूरत होगी, वहाँ कौन लेके जाएगा? तो ये सब जगहों पे सरकार ने एक सिस्टम बना के रखा है जिसको हम लोग कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स कहते हैं, जो कि हर उस कोने कोने में, सुदूर क्षेत्र, पर्वत क्षेत्र, सुदूर आपका बिहार का अगर हम लोग बात करें तो मोकामा बांध के उस पार जो आपका जो गंगा जी का जो एरिया है, दियारा क्षेत्र, वहाँ पे, या फिर हम लोग अगर लेह लद्दाख का बात करें तो उस सुदूर पर्वतों पे, या कन्याकुमारी का बात करें तो सुदूर समुंदर के बीच में अगर कोई टापू है, इवन आपको समझिए कि जो जरावा आइलैंड है जहाँ पे हम लोग के आदिमकालीन आदिवासी आज भी रहते हैं, वहाँ तक भी लोग अगर कोई जाते हैं जो गवर्नमेंट का बात लेके जाते हैं तो यही कम्युनिटी वाले लोग हैं, यही कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं, जो कि उसी जगहों के बीच के लोग हैं, जो कि अच्छे भली बातें उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि हाँ भाई। तो मुकेश जी चले गए क्या? लग रहा है शायद ऑफलाइन हो गया। तो ऐसे लोग मतलब क्या लाइव है इज लाइक है। तो हाँ। ऐसे हाँ, तो ये लोग बहुत अहम रोल अदा करते हैं उस कम्युनिटी को हेल्दी रखने में। आप समझिए कि कोई एक जन समुदाय है, उसमें कोई नया बच्चा पैदा होता है, इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि कोई एक नया बच्चा पैदा होता है और उस जन समुदाय में किसी को कुछ पता नहीं है कि कौन सा टीका लगना है, कौन सी बीमारी है इस दुनिया में, क्या है क्या नहीं है। तो अब उस समझिए कि वो बच्चा कहीं भी घर से बाहर निकला तो अगर वो जो जीवाणु है या विषाणु है उस बच्चे को इन्फेक्ट करेगा तो वो बच्चा बीमार हो जाएगा, और वो बच्चा बीमार हो जाएगा उसकी वजह से उसके माता पिता भी बीमार होंगे, क्योंकि वो बच्चा अपने साथ बीमारी लाएगा, उस बीमारी का इलाज में खर्च होगा, खर्चा के लिए दोनों माता पिता को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जो हो सकता है उनके पॉकेट से काफ़ी ज़्यादा हो जाए। तो इनको सही जानकारी अगर दे दी जाए, जो कि हमारे भारतवर्ष में काफ़ी दिनों से एएनएम दीदी करती आ रही हैं, सैया दीदी हैं, आशा दीदी, ये लोग सही जानकारी दे रहे हैं। उनके घर में जिस दिन बच्चा होता है वो लोग जाके उसको चेक करती है, फिर 3rd डेज में चेक करती है, पूरा प्रोग्राम बना हुआ है सिलसिलेवार से, कब जाना है, कब चेक करना है, उनको सही समय में टीका लगे नहीं लगे, मतलब सारा कुछ इन्फॉर्मेशन उनको सही समय पे देगी। तो अब सोचिए कि वो बच्चा जो है स्वस्थ रहेगा, और वो स्वस्थ रहेगा तो उसके माता पिता भी स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि उनके पॉकेट में एक्स्ट्रा कोई खर्च नहीं लगेगा। अगर इसको हम लोग बीमारी के संदर्भ में जोड़ के देखें तो पोलियो से ही बात करते हैं। पोलियो बीमारी एक जमाने में, जैसे मुकेश जी अगर आप, या फिर पूजा जी, या फिर मेरे पापा से अगर आप पूछिएगा कि पोलियो का क्या सीन था, तो वो लोग बताएंगे कि उनके हर घर, हर नेक्स्ट घर, या हर दूसरे तीसरे घर, या हर मोहल्ले में, या गांव के हर कस्बे में, या हर जो चौपाल था वहाँ पे आपको पोलियो के बच्चे मिलते जाएंगे, मतलब आप जहाँ देखिए मिलते जाएंगे। अगर हम लोग साइंटिफिक डेटा का बात करें तो एक जमाने में भारतवर्ष में इतना पोलियो था कि लोगों को लगता था कि यहाँ से हटेगा कैसे। लेकिन यही इसमें कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जो एएनएम है, सैया दीदी हैं, इनको यूज किया भारत सरकार ने, इनको ट्रेनिंग दिया गया, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, WHO का रहा, रोटरी वालों का रहा, लायंस क्लब का रहा, बहुत लोगों का, मतलब दुनिया भर से लोगों ने पैसा दिया। ठीक है, WHO ने हमेशा इसको मॉनिटरिंग किया, वो भी बहुत बढ़िया बात है, भारत सरकार ने, लेकिन किसको चुना, कौन लोग थे जो कि वहाँ पे जाके उन बच्चों को पोलियो पिला रहे थे, उन बच्चों को पोलियो दवा दे रहे थे। अगर कोई दियारा पे फंसा हुआ है वहाँ पे जाके कौन उसको दे रहा था? यही कम्युनिटी के लोग थे, जो उन्हीं के गांव के, उन्हीं के घरों के आसपास के लोग थे। वो कोई दिल्ली से नहीं आए थे या फिर US से नहीं आए थे उनको दवा देने के लिए, उन्हीं के गांव के, उन्हीं दियारा के बस्ती के, या उसी टापू के लोग थे जिनको की ट्रेनिंग दिया गया भारत सरकार के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, और सारे लोगों ने उनको इस तरीके का ट्रेनिंग दिया कि भैया अगर कोई बच्चा है, उसका एक एज है, तो उसको इतना ड्रॉप्स देना है, और उसको धीरे धीरे मॉनिटरिंग करके WHO के द्वारा, सरकार के द्वारा, और भी यूनिसेफ है, बहुत सारे एजेंसी जिसका नाम लेना इस छोटे से शो में भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन सब लोगों ने हटा दिया। लेकिन अल्टीमेटली पकड़ा किसको? इन लोगों को चुना गया जो लोग वहाँ पे रहते थे, जो लोग उसी के थे। यही चीज स्मॉल पॉक्स के इरेडिकेशन में भी हुआ। अब
देखिए हम लोग पास तो पूरा प्रोग्राम हो गया है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत भारत सरकार के पास एक खुद का एक बड़ा रोबस्ट प्रोग्राम है, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और हर बच्चे को टीका कब लगना है, कौन सा लगना है, ये लगभग पूरे कंट्री में यूनिफॉर्म हो गया है। और यूनिफॉर्मली इसको एनएम दीदी के द्वारा, सैया दीदी के द्वारा, आशा दीदी के द्वारा बार-बार ये मतलब इसको प्रमोट किया जाता है, एनएम लोग देती हैं अपने सेंटर्स पे। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कैसे एक छोटे से घर में अगर कोई बच्चा होता है और उसको उस परिवार को सही जानकारी नहीं है कि उस बच्चे को हम लोग 7-8 या 10 जानलेवा बीमारी से बचा सकते हैं, तो वो बच्चा को वो टीका नहीं लगाएगा, और टीका जिस दिन नहीं लगाएगा वो बच्चे को जानलेवा बीमारी हो सकता है। और जब वो बीमारी हो जाएगा तो वो आदमी जो है परेशान हो जाएगा, उसके घर में जो बजट है वो हो सकता है कोलैप्स कर जाएगा। आप सोचिए कि बच्चे को ट्यूबरकुलोस इनकेफेलाइटिस हो जाता है, तो वो किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाएगा तो बिल जो है 2-3 नेवर नो, सरकारी में बचेगा नहीं बचेगा कोई नहीं आता। इवन वो सरकारी अस्पताल तक जाएगा तो उसको कितनी दूरियों का, कितने स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ेगा। ये सोचना, आप सोचिएगा तो मतलब काफी भयावह स्थिति लगेगा। और ये सब को खत्म करने के लिए एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, और यहीं पे कम्युनिटी हेल्थ का जो है रोल है। तो हर घर से कम्युनिटी है, और हर घर का हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम्युनिटी हेल्थ आप समझ सकते हैं कि सभी घरों का हेल्दी होना ही कम्युनिटी हेल्थ है। तो एक ऐसा चीज नहीं है कि सिर्फ एक बच्चे का हेल्थ का सवाल है। ये जब भी हम लोग बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ का मतलब पूरे भारतवर्ष का, और उस भारतवर्ष में हर वो गांव का छोटा सा कस्बा भी इंक्लूडेड है, हर वो समुद्र के बीच का जो टापू है वो, उसमें जावाही मतलब ट्राइबल यूनर है वो भी इंक्लूडेड है। हर लेक अब पर्वत जहाँ पे आज डोकलाम का जो हम लोग आज सुन रहे हैं, अगर वहाँ पे भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो भी इंक्लूडेड है। और बस आप यूँ समझिए कि कम्युनिटी कोई सेक्लूडेड चीज नहीं है। पूरे भारतवर्ष का हर छोटा सा खंड जहाँ कोई बच्चा पैदा हो रहा है, जहाँ परिवार रह रहा है, सारे लोग कम्युनिटी का हिस्सा है। और सबको हेल्दी रखना है तो सबको एक उचित जो है ट्रीटमेंट का पता होना चाहिए, उचित सरकारी गाइडलाइंस क्या है, उस बच्चे को कैसे पैदा करना है, कैसे बड़ा करना है, उन पेरेंट्स के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, सब कुछ पता होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन नहीं पता रहेगा उस दिन वो परिवार काफी परेशान होगा, बच्चा काफी परेशान होगा, और फिर जब वो परिवार परेशान होगा तो उसके आसपास के लोग भी परेशान होंगे, और फिर पूरा आपका कम्युनिटी जो है परेशान होगा। और यही आपको एक समझाने का बहुत छोटा सा तरीका है, क्योंकि टेक्नीशियन बहुत है, इस पे जाएंगे तो हम लोग बहुत सारा लंबा लेक्चर हो सकता है, लेकिन समझने बिल्कुल छोटा होता है। जी सर, बहुत अच्छे तरीका से आपने इस चीज को बताया कि आखिर अभी कम्युनिटी हेल्थ क्या है और हमारे समाज में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ से कम्युनिटी हेल्थ बनता है, हमारे आसपास या कहीं से भी आप लेते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ को बहुत अच्छे तरीका से आपने सर रखा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। और कृपया आप जो लोग भी देख रहे हैं, आप सबसे मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर इस वीडियो को शेयर करने से आपका अगर कोई एक आदमी को भी इससे प्रॉफिट होता है तो समझिए कि हमारा या हम सबों का ये जो एक सोच है ये हम सबों के लिए बहुत कामयाब रहा। तो प्लीज आप सबसे मेरा एक निवेदन है बस कि आप सब जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों, बहुत सारे लोगों के मन में जो भ्रांतियां होती है, बहुत सारी चीजें आती हैं, शायद वो इस चीज को सुन ले और उनके मन से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आप सब प्लीज जरूर करेंगे, शेयर कीजिए। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारे साथ डॉक्टर पूजा पांडे जी और डॉक्टर ऋषभ कुमार सर जुड़े हुए हैं, आपको वो लोग आंसर देंगे प्लीज। तो आप लोग शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सीधे हम चलते हैं डॉक्टर पूजा पांडे के पास। पूजा पांडे जी, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि लॉकडाउन में, यानी कि कोविड-19 लॉकडाउन में किस प्रकार लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा है। कोविड-19 में लोगों पे बहुत तरह की चीजें आई हैं, लोग झेल रहे हैं, तो किस तरह का प्रभाव पड़ा है और वो लोग इस कंडीशन को कैसे नियंत्रित करेंगे, इसके बारे में आप बताएंगे। तो इस चीज पे मेंटली भी बहुत सारे प्रेशर है, अदर भी बहुत सारे प्रेशर है, तमाम चीजों को आप देखते हुए इस चीज को रखेंगे। जी मैम। कोविड-19 की वजह से दो तरह के हम लोगों को पेशेंट्स देखने को मिले हैं। पहला है कि फिजिकल सिम्टम्स वाले और दूसरे मेंटल सिम्टम्स वाले। फिजिकल सिम्टम्स में क्या है, तो जब आइसोलेशन लॉकडाउन कर दिया गया तो सब अपने घर में रहे, सबने बहुत जंक फूड बनाया, सबने खाया, और अब हम देख रहे हैं कि ओबेसिटी की प्रॉब्लम अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन्होंने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया, मॉर्निंग वॉक बंद हो गया,
तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है मॉर्निंग वॉक बंद हो गया, बट वो आप अभी भी कर सकते हैं अगर आप 2 गज की अगर दूरी मेंटेन रखें तो। अदरवाइज इंडोर एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। आप अपने घर में आप योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, जिससे आप अपने ओबेसिटी के जो अत्यधिक मोटापा होता है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये मोटापा मोस्टली बच्चों में देखने को आ रहा है, क्योंकि बच्चों की लाइफस्टाइल पूरी सेडेंटरी हो गई है। उन्हें स्कूल नहीं जाना, किसी को कॉलेज नहीं जाना, यूनिवर्सिटी नहीं जाना, उनके टाइम टेबल बिल्कुल गड़बड़ हो चुका है। वो सुबह लेट से सोकर उठते हैं, रात में लेट तक मोबाइल्स में रहते हैं, गेम्स खेलते हैं। तो इसकी वजह से हमें देखा जाए कि ये फिजिकल सिम्टम्स, और ये जैसे मोटापा भी है तो ये सिर्फ मोटापा तक ही नहीं रहेगा, वो आगे जाकर आपको और भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप में भी डायबिटीज के पेशेंट हो जाएंगे, हाइपरटेंसिव हो जाएंगे, तो इस तरह से तरह तरह की बीमारियां होने लगेंगी। तो ये रहा फिजिकल सिम्टम्स के बारे में, जिसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और नियंत्रण हम बस इंडोर एक्सरसाइजेस, योगा, प्राणायाम से कर सकते हैं। मगर अभी मेंटल सिम्टम्स अगर मैं बात करूं, सबसे पहला बात है मेंटल सिम्टम्स में हमें फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीप प्रॉब्लम, पूरा जो सर्कैडियन रिदम होता है स्लीप का वो पूरा चेंज हो गया है लोगों का। डिप्रेशन, मैनिक एपिसोड, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। अब रहा सवाल, अगर मैं ओसीडी के बारे में अगर बात करूं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो उसमें क्या हो गया, कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन भर हाथ धोते रहते हैं या दिन भर सैनिटाइजर यूज करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्किन प्रॉब्लम सामने आ रही है, लोगों को डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, स्किन उनकी खाली निकल रही है। तो एक्सेसिवली किसी भी चीज को नहीं करना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको हैंड वॉश करना है। जैसे आपने अगर खांसा या छींका, आपको उस समय करना है, खाना खाने से पहले आपको करना है। अगर आप लिफ्ट यूज कर रहे हैं, स्टेयरकेस की सीढ़ियों को पकड़ के चढ़ रहे हैं, तो आप घर में आकर आप अपना हैंड वॉश कीजिए। हैंड वॉश सबसे बेस्ट है। आप सोप एंड वाटर यूज कीजिए, सैनिटाइजर की जरूरत नहीं है। सैनिटाइजर हमने तब बोला है जैसे आप बाहर गए, आप सोप पानी नहीं कैरी कर सकते तो आप सैनिटाइजर यूज कीजिए। तो ये जैसे है कि आप ये ओसीडी की जो बीमारी है, ये आप ओसीडी आप बीमारी की तरह पे क्यों ले रहे हैं, मेक इट अ हैबिट, या आपको अपने हैबिट में लाना होगा, आपके डेली रूटीन में लाना होगा कि मुझे हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश हम पहले भी करते थे, मम्मी हमेशा खाना खाने से पहले बोलती थी बेटा हाथ धो लो, या हम लोग किसी बॉडी करते थे हाथ धो लो। तो आज ये बीमारी क्यों बन रही है, लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, सैनिटाइजर हमने पहले भी यूज किया है। आप उसको हैबिट में लेकर आइए, आप हैबिट की तरह उसको यूज कीजिए, तो वो कभी भी आपके मानसिक संतुलन को गड़बड़ नहीं होने देगा। दूसरा, स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो गया है। स्लीप डिस्टर्बेंस सिर्फ बच्चों में ही नहीं, एडल्ट में भी देखने को मिल रहा है। आप व्हाट्सएप पे रहते हैं, ट्विटर पे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे रहते हैं, फेसबुक पे रहते हैं, और क्या सर्च करते हैं आप न्यूज में, कोविड-19 के बारे में। इसके अलावा भी हमारी जिंदगी है। आप अच्छे अच्छे गाने सुनिए, आप डांस प्रोग्राम देखें, आप अपने हॉबीज को फॉलो कीजिए, जैसे पेंटिंग का शौक है आप वो देखें, उसके वीडियोस देखें। कोविड-19 की बहुत सारे न्यूज जो है जो सही नहीं है फिर भी सर्कुलेट हो रही है, और लोगों में पैनिक डिसऑर्डर हो रहा है। जैसे अभी वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में पैनिक है, 15 अगस्त से वैक्सीन आ जाएगा, अच्छी बात है। अगर ना आया तो आप फिर से आपको प्रॉब्लम होगी, आपको लगेगा अभी तक आया नहीं, सरकार क्या कर रही है, काम चल रहा है, बट उससे समय लगेगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा, और आप फेक न्यूज़ को फॉलो मत करें, आप ऑथेंटिक चैनल्स को देखें, आप ऑथेंटिक लोगों से बात करें, आप उनको फॉलो करें। और लेट नाइट में जब भी आप मोबाइल फोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट पे रहेंगे तो आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी ही। इसीलिए ये सारे सर्वे में ही बताया गया है कि आप सोने के 1 घंटा पहले आप अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक जो भी इक्विपमेंट्स है आप दूर रखें, तब आप सोने का ट्राई करें, तो इससे सर्कैडियन रिदम कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। नेक्स्ट, डिप्रेशन। लोग इतने आइसोलेटेड हो गए हैं, अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, ना अपने सगे संबंधी से बात कर पा रहे हैं। मतलब फेस टू फेस बात करने में और फोन से बात करने में डिफरेंस होता है, ये मैं मानती हूँ। बट इस चीज में लोग क्या हो गए हैं, बहुत उदास हो गए हैं, वो डिप्रेशन में चले गए हैं, लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा मौका है, क्यों नहीं हम इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। पहले मम्मी पापा के पास टाइम नहीं होता था अपने बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए, बच्चों के पास टाइम नहीं होता था मम्मी पापा से बात करने के लिए, बस डिनर टेबल पे बात होती थी। अब जब पूरा दिन पड़ा हुआ है तो क्यों नहीं हम बात करते हैं, मम्मी पापा भी अपने बच्चों से बात करें, आपने आज क्या
शेड्यूल बनाया आपको क्या करना है। बच्चे अपने मम्मी पापा को फ्रेंड की तरह ट्रीट करें और अपनी सारी चीजों को वो रिवील करें उनके सामने। बोलना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा हमें, और हम जितनी बातें करेंगे उतना अच्छा होगा। इसमें मैं गार्डियन से ये अनुरोध करूंगी, अगर बच्चा कुछ भी सिली से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं या ऐसा लग रहा है कि बच्चा बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहा है, आप उन्हें टोकिए मत, आप उनकी बातें सुनिए। कभी कभी बातों में हमें मेंटल इलनेस पकड़ में आता है, हमें उनके अंदर की मनोभाव हमें पता लगती है। तो इन सारी चीजों पे हम एडल्ट हैं तो हम ध्यान रख सकते हैं और हमें ध्यान रखना। और अगर आपको लगे कि जैसे एंजाइटी है तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, सांस पे आप ध्यान दीजिए 5 मिनट के लिए, आप देखिए आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी। तो इसमें भी आपको प्राणायाम आपको हेल्प करेगा। अगर आपको डर लग रहा है, डर तो पहले भी लगता था, हम एग्जाम देने जाए तो डर लगता था, इंटरव्यू देने जाए तो डर लगता था, तो आज भी डर तो वही है, सेम है, बस कोविड-19 नया टर्मिनोलॉजी आ गया है। तो जब डर लग रहा है तो आप बैक काउंटिंग करिए ना, आप 10 से आप 1 तक बैक काउंटिंग कीजिए, आपका माइंड फोकस्ड होगा और आपको वो डर से हटाएगा। आप अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों को याद कीजिए कि आपको डर जब लगा था उस समय आपने क्या किया था, आपके लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स क्या क्या है, आप उन सारी चीजों पे आप ध्यान दीजिए तो आपको डर नहीं लगेगा। बट इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर ऐसा लग रहा है कि मेरी कंडीशन ठीक नहीं हो रही है, मैं अभी भी उदास हूँ, मैंने अपने हॉबीज भी फॉलो कर लिया, डांस कर लिया, सिंगिंग किया, पेंटिंग किया, जो हॉबीज है सब करने के बाद भी अगर लग रहा है कि नहीं मेरी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं हो रही है, या फिर आसपास के लोग भी नोटिस कर रहे हैं कि नहीं ये बहुत उदास हो गया है पहले से, या इसको किसी कंसल्टेशन की जरूरत है, तो आप इसको सोशल स्टिग्मा की तरह मत लीजिए। मेंटल कंडीशन या गोइंग टू अ साइकाइट्रिस्ट वो टैबू नहीं होना चाहिए। आप साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हैं या काउंसलर के पास जा रहे हैं तो आप पागल नहीं है। ये लोगों में है कि मैं साइकाइट्रिस्ट के पास गया तो मैं पागल लूंगा, मैं काउंसलर के पास गया तो मैं पागल लूंगा, नहीं। सबको जरूरत पड़ती है एक पॉइंट पे काउंसलर के पास जाने की, साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की। आप जाइए, आप अपॉइंटमेंट लीजिए, आप बात कीजिए, वो आपको एक गाइडेंस देंगे कि हमें किस तरह से इस सिचुएशन को कोप अप करना है। और रहा सवाल अभी इस प्लेटफॉर्म पे जितने लोग भी जुड़े हैं, हमारी पूरी टीम है, अगर किसी को भी किसी भी तरह की कोई शेयर करना है बातें तो हम सब अवेलेबल हैं और हम सब हैं आपको हेल्प करने के लिए, तो आप हमसे बातें शेयर कर सकते हैं। रहा सवाल सुसाइडल टेंडेंसीज का जो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और मुझे मतलब ये नहीं समझ आता अगर एक एक्टर ने सुसाइड किया तो उनके फैंस क्यों सुसाइड कर रहे हैं। आपने उस एक्टर का कभी भी आपने अच्छा पार्ट क्यों नहीं देखा, या ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रहे हैं, बच्चों के पास सेल फोन नहीं है तो बच्चे ने सुसाइड कमिट कर दिया। बट ये सारी चीजें गलत है, ये चीजों को कभी भी बढ़ावा नहीं देना है हमें। हमें ये सारी बातें अपने बच्चों से एज अ कन्वर्सेशन, एज अ डिबेट के तौर में उनके माइंड सेट को क्लियर करना है कि ये जो भी हुआ ये उसने गलत किया, ये तरीका नहीं था, स्ट्रेस से हम लोग आगे निकल सकते हैं और उसके बहुत सारे तरीके हैं। और ये गाइडेंस सिर्फ हम एडल्ट ही दे सकते हैं अपने बच्चों को। और कभी एडल्ट में भी होता है कि उनको सुसाइडल टेंडेंसी आती है तो उस समय उनके बेस्ट फ्रेंड्स या उनके साथ कोई ना कोई तो होगा जो उनके साथ बात करता होगा, तो वो उनको हेल्प कर सकते हैं। तो ये हमें ये न्यूज को पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करनी है कि सुसाइड इज नॉट द सोल्यूशन। किसी भी बात का कोई भी वो सुसाइड करना ही हर चीज का ये नहीं होता, सोल्यूशन नहीं है। हमें इसके अलावा भी बहुत सारे सोल्यूशन है, तो हमें उन सारी चीजों पे भी फोकस करना चाहिए। यहाँ मैं एक्चुअली एक कम्युनिटी के बारे में बात करूंगी, वो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। अभी हमने सबके बारे में बात किया, स्कूल के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एडल्ट अपने, मगर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कितनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेटेड होती है। और हमें ऐसा होना चाहिए कि जितने भी कोविड सेंटर्स हैं या कोविड हॉस्पिटल है वो ट्रांसजेंडर फ्रेंडली होना चाहिए। क्योंकि अभी क्विंट में एक आर्टिकल आया था जहाँ पे था कि हैदराबाद में ट्रांसफोबिक पोस्टर्स लगाए गए हैं, स्टे अवे फ्रॉम द ट्रांसजेंडर अदरवाइज यू विल बी इन्फेक्टेड फ्रॉम कोविड-19। तो ट्रांसजेंडर से दूर रहने से हमें कोविड-19 नहीं, मतलब हम बच नहीं पाएंगे, ये गलत टैबू है। हाँ, मैं मानती हूँ ट्रांसजेंडर्स हाई रिस्क पे हैं बिकॉज उनकी इम्यूनिटी कम होती है, बिकॉज सम हार्मोनल पिल्स पे होते हैं और कुछ लोगों में HIV होता है, विभिन्न तरह की बीमारियां होती है, बट दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग।
तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट देम, हमें उन्हें बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, ट्रांसजेंडर फ्रेंडली होना चाहिए। और सबसे ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम ट्रांसजेंडर में है, क्योंकि वो शुरू से आइसोलेटेड थे और अब कोविड-19 की वजह से ज्यादा आइसोलेटेड हो गए हैं। वो डेली वेज अर्नर है, वो डेली काम करते हैं, तो उनके पास कुछ पैसे आते हैं, वो अपनी रोटी, अपना जो भी जीवनचर्या वो चलाते हैं। अब तो उनका वो भी डेली वेज भी चला गया है, तो हमें उनका ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे मुंबई के स्लम्स में मोस्टली ट्रांसजेंडर्स हैं, और मैं ये करती हूँ कि आपके जहां भी आसपास आपको लगता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, आप उनकी हेल्प करिए। जितने भी एनजीओ हैं, आप सब उनके पास जाकर उनसे बात करिए, एनजीओ उनके लिए एफर्ट लीजिए ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो सके। जी, बहुत अच्छे तरीक़ों से आपने इस चीज़ को रखा और बहुत बेबाकी से इसका आपने आंसर भी दिया, ताकि लोग इस चीज़ के, जो लोगों के मन में एक भ्रम है या फिर कहिए कि कोविड-19 को लेकर के बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं माइंड में, मेंटल हेल्थ हुआ, ट्रांसजेंडर की आपने बातें की, तमाम तरह की बातें की। तो जो भी लोग सुन रहे हैं, प्लीज़ आपकी हर एक चीज़, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, आज की डेट में मुझसे पूछिएगा तो आज की डेट में डॉक्टर्स ही एक ऐसे आपके पास कहिए कि इंस्ट्रूमेंट है, हथियार हैं आपके, जो आपके लाइफ के साथ अभी उन्हीं का सबसे हाथ है। लाइफ में अगर हैं तो उनका सबसे बड़ा एक अहम रोल है। तो डॉक्टर्स जब कहते हैं कि जो भी चीज़ ऐसा कीजिए या वैसा कीजिए, ऐसा करना है, नहीं करना है, तो प्लीज़ आप सब ज़रूर उस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आज वो बहुत ज़रूरत है उसकी, और आप सब इसे शेयर ज़रूर करिए। अब सीधे हम चलते हैं डॉक्टर ऋषभ कुमार सर के पास। सर, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि एक हेल्दी स्नीज का क्या मानक होता है और इसका कोविड-19 पर क्या मतलब प्रभाव है, या कोविड-19 में क्या इसकी भूमिका है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है उदय जी। हेल्दी सिटी का अगर हम लोग बात करें तो ये 1986 में ओटावा चार्टर, WHO लोग जब वहाँ पे मीटिंग कर रहे थे लोग ओटावा में, तो उन लोगों ने सोचा कि कोई भी सिटी अगर है, मान लीजिए कि पटना है या न्यू दिल्ली है या मुंबई है, तो सिटी में काफ़ी लोग रहते हैं। कुछ लोग हैं जिनके पास काफ़ी पैसा रहता है, अच्छा घर रहता है, अच्छा गाड़ी रहता है, अच्छा बंगला रहता है। कुछ लोग रहते हैं जो उनके यहाँ हेल्प करते हैं, उनके डोमेस्टिक हेल्प करते हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता है। अभी आप कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने सुना था कि नोएडा में कैसे जो है जो फ्लैट्स हैं, बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स हैं, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, उसके यहाँ जो काम लोग करते हैं उनका घर सब उजड़ गया था, फॉर वॉट एवर रीजन्स। तो उसी चीज़ों के लिए लोगों ने सोचा कि ऐसा कोई सिटी होना चाहिए जहाँ पे हम लोग सबका ख्याल रख सकें। तो उसी के लिए एक उन लोगों ने डिफाइन किया कि अगर कोई ऐसा सिटी है जहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बढ़िया से काम भी कर सके, बढ़िया से वहाँ पे उनको खेलने का भी जगह मिले, और ऐसा अपॉर्चुनिटी सबको मिले बराबरी के साथ, कि सब लोग सिटी का बेहतरी में इक्वल योगदान कर सके। तो ये एक हेल्दी सिटी का कंसेप्ट उस समय डेवलप किया गया था, और ये हेल्दी सिटी 1986 से चल के आज 2020 हो गया है। बहुत सारे कंट्रीज में पूरी कहीं भी नहीं बन पाया है, लेकिन हर बड़े सिटी में कुछ ना कुछ अंश देखने को मिल सकते हैं। मुंबई का ही बात ले लीजिए। मुंबई में आज अगर आप लोग देखें तो सबसे बड़ा तारीफ की बात थी कि जो धारावी एरिया है वहाँ पे, वो बीएमसी के अंडर में है। वहाँ पे हम लोग को पता है कि एशिया का लार्जेस्ट स्लम है, और वहाँ पे सब लोग को डर लग रहा था कि जब कोविड आएगा तो कैसे मैनेज होगा। तो मैं बताऊं कि वहाँ पे भी हेल्दी सिटी के तहत एक प्रोजेक्ट चला था जिसका नाम था मुंबई स्लम सैनिटेशन प्रोग्राम। और ये सैनिटेशन प्रोग्राम का एम था कि हर 50 आदमियों पे, हर 50 वहाँ के जो लोग हैं जो रह रहे हैं, हर 50 पे एक बढ़िया बाथरूम, एक बढ़िया टॉयलेट हो जाए। और ये कंप्लीट हो गया था 2018 में। कहने का मतलब ये है कि हेल्दी सिटी का जो ऑर्गेनाइजेशनल कंपोनेंट्स है, या फिर जो बात है कि हर आदमी को एक अच्छा बराबरी का अपॉर्चुनिटी मिले जिससे कि वो सिटी को डेवलप करने में हेल्प करे, वो कंसेप्ट मुंबई में बीएमसी के द्वारा धारावी, जो कि एक बहुत बड़ा स्लम है, वहाँ पे लाया गया, और फिर वहाँ पे ये स्लम सैनिटेशन प्रोग्राम चलाया गया। और
उसका रिजल्ट्स काफ़ी दुनिया में लोगों ने सराहा है, वो पब्लिश्ड है। और कहीं ना कहीं उसका भी रोल रहा, जब कोविड-19 अचानक से बहुत फैल गया, तो चूंकि बीएमसी ने उस कम्युनिटी में इतना ज़्यादा काम किया हुआ था, सारे लोग उसके परिचित थे, लोग उस पर भरोसा करते थे। वहाँ पे जो लोग गए, उनका वहाँ के लोकल लोगों ने काफ़ी भरोसा किया, क्योंकि उन लोग जान रहे थे कि वहाँ पे जो भी काम करेंगे वो उनके अच्छे के लिए काम करेंगे। और इसलिए आप देखिएगा कि स्लम सो कॉल्ड काफ़ी बड़ा, लेकिन आज के डेट में धारावी में भी कोविड-19 अच्छे से कंट्रोल हो गया। इतना कंट्रोल हो गया कि लोग उसको कह रहे हैं कि इट्स अ मॉडल अगेन। मतलब अभी फर्स्ट वेव है और अभी कंट्रोल हो गया, हो सकता है कल को फिर से फ्लेयर अप हो जाए, हम लोग को नहीं पता सेकेंड वेव आएगा नहीं आएगा, वी डोंट नो। बट जो हुआ अगेन दैट्स मतलब वो काफ़ी सराहनीय कदम हुआ। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बीएमसी जो काम किया था, मुंबई स्लम सैनिटेशन प्रोग्राम, जो कि 2018-19 में खत्म हुआ, उसका भी रोल था। उसी तरह अगर हम लोग और भी सिटीज़ का बात करें, जैसे अगर आप कभी एम्स्टर्डम जाते हैं तो वहाँ पे देखिएगा कि साइकिल जो लोग चलाते हैं। एम्स्टर्डम में क्या है कि नीदरलैंड का एक जो कैपिटल सिटी है एम्स्टर्डम, वहाँ पे लोगों को सेहत का बड़ा फिक्र है, तो लोग जो है साइकिल पे ही अधिकतर घूमते हुए आपको मिलेंगे। 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर लोग साइकिल चलाते रहते हैं। तो वहाँ पे क्या क्या है, जो मेन शहर है उसमें भी साइकिल चलाने के एक अलग सा पाथ या अलग सा जगह मार्क किया हुआ है, ताकि लोग साइकिल चलाएं तो उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। और उसी तरह अगर हम लोग और भी बात करें तो बोगोटा जो है एक सिटी है कोलंबिया में, वहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है सिक्लोविया रिक्रिएटिवा ट्राफिका। इसमें क्या है कि कुछ सर्टेन दिन्स को जो है पूरे सिटी के अंदर गाड़ी बंद कर दिया जाए, जो भी आपका फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल या फिर डीजल से जो भी गाड़ी चल रहा है उसको बंद कर, सिर्फ जो है साइकिल लोग चलाएंगे, पैदल चलेंगे, या फिर कोई ऐसा नॉन फॉसिल फ्यूल ड्रिवन जो है। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, तो उसको ही लोग चलाएंगे। आप देखिए जैसे कुछ देर बाद हम रांची शहर में कुछ दिन पहले 2018 के करीब 3-4 महीने क्या हुआ था कि वहाँ का जो मेन रोड उसको ब्लॉक कर दिया जाता था संडेज को। क्यों? ताकि लोग जो है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइकिल चलाएं, वहाँ पे लोग सिर्फ पैदल चले या फिर कोई तरह का रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करें। ये सारा काम इसलिए किया जाता था कि लोग को जब वहाँ पे शहर में रह रहे हैं, तो शहर में आप देखिएगा कि शहर में पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है। दिल्ली का ही बात करें हम लोग, पिछले साल या उसके पिछले साल हर जाड़े में देखते थे कि दिल्ली में जो है पूरा कोहरा छा गया, ये हो गया। तो उसको रिड्यूस करने के लिए लोग तरह तरह का उपाय कर रहे थे। लेकिन अगर हम लोग एक ऐसा शहर में रहें जहाँ पे ये प्रॉब्लम ही उतना ज़्यादा ना हो कि वो प्रॉब्लम हो जाए फिर हम लोग उसका उपाय करने बैठे, तो एक अच्छा शहर होगा। वहाँ के जो लोग रहेंगे ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, वहाँ के जो लोग रहेंगे उनको ये नया तरह का कोई प्रॉब्लम्स नहीं फेस करना पड़ेगा। अगर हम लोग एक और सिटी का बात करें, हवाना में जो है क्यूबा, वहाँ पे जब विघटन स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे लोग के पास खाने का व्यवस्था नहीं था। तो यही हेल्दी सिटी इनिशिएटिव के तहत वहाँ पे क्या हुआ, जितने लोग जिनका घर अच्छा था, जिनके पास ज़मीन था, जितना सरकारी ऑफिसेस था, सारे जगहों को लोगों ने खोल दिया कि जो भी लोग गरीब हैं वो इस जगह में आके खेती करें, अपना खाना उगाए और खाना लेके चले जाए, और जो सरप्लस हो उसको लोकल ही आप बेच दें। तो ये सब एक कोई हेल्दी सिटी का कंप्लीट मॉडल नहीं है, लेकिन इनिशिएटिव एक पहल है, जो कि इस तरीके का पहल है कि जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं वो उस शहर को आत्मसात करें, शहर को बढ़िया बनाने में अपना बहुत ही एक्टिव योगदान करें, और वो शहर अल्टीमेटली इतना अच्छा हो जाए कि उनको भी लगे कि ये शहर मेरा है, उसमें उनको ना लगे कि हम बहुत ही गरीब हैं, बहुत ही अपेक्षित हैं। तो ये एक हेल्दी सिटी का जो है कंसेप्ट यही है कि उस शहर में जो लोग हैं वो वहाँ पे रहें, डेली नया कुछ सीखें, डेली कुछ वहाँ काम करें, डेली वहाँ खेलें और उस सिटी को अपने से प्यार भी करें। और ये तो WHO का इनिशिएटिव है। अगर हम लोग बात करें, जैसे पूजा जी भी हमारे सामने हैं, तो पूजा जी भी पढ़ी होंगी भोर कमेटी। तो भोर कमेटी देखिए, आपको भारत के आज़ादी के बाद सबसे बड़ा दस्तावेज था कि कैसे भारत को हम बेहतर स्वास्थ्य दे सकते हैं पूरे भारत को। अगर उसको पढ़िएगा तो उसमें भी भोर साहब ने या कमेटी ने लिखा कि कैसे कोई शहर है, जैसे कोलकाता है, मुंबई है, दिल्ली है,
तो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जिनके पास अच्छा जगह है, अच्छा मकान है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ऐसे जगहों पे रह रहे हैं जहाँ पे कोई ड्रेनेज नहीं है, कोई पानी का सप्लाई नहीं है, कोई शहर से उन लोग को बढ़िया रहने का जगह नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था नहीं है। तो भोट साहब ने उसमें ये सारी बातें लिखी थी। कहीं न कहीं उनके दिमाग में भी था कि अगर ये सिटी हमको आगे बढ़ाना है, उन कमिटी में अगर आप पढ़िए कमिटी की रिपोर्ट, तो उसमें आगे लिखा है कि सिटी को अगर आगे बढ़ाना है तो हमको इतना मीटर पाइप्ड वाटर सप्लाई होना चाहिए, इतना लंबा हमको ड्रेनेज होना चाहिए जिसमें कि कोई भी सीवेज हो, डिस्पोज हो। स्कैवेंजर्स के बारे में लिखा है, उसमें हॉस्पिटल्स के बारे में लिखा है, उसमें डॉक्टर्स का क्या रोल होना चाहिए, उसमें सिटी का इंडस्ट्री कहाँ पे होना चाहिए, सारा कुछ उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। इनफैक्ट उस डॉक्यूमेंट को ही एक रोल मॉडल मान के आने वाले काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स, काफ़ी सारे कमिटीज़ बैठे, जैसे बजाज कमेटी, करतार सिंह, काफ़ी सारे कमिटीज़ बैठे उसी मॉडल को मानते हुए, और उसको रिफाइन कर करके उन लोगों ने अपना रिकमेंडेशन दिया। और देखिए सरप्राइजिंगली ये नहीं है कि आज भी अगर आप कोलकाता जाते हैं या दिल्ली जाते हैं तो अभी भी आपको मोर और लेस वैसे लोग मिलेंगे जो कि एक ऐसे लोग हैं जिनके पास काफ़ी अच्छा घर है, काफ़ी अच्छी गाड़ी है, काफ़ी अच्छा स्पेस है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं है, और फिर भी वो रह रहे हैं, उस शहर में काम कर रहे हैं। अब हेल्दी सिटी का ये भी है कि भाई अगर वो शहर को प्यार करेंगे तो उसमें क्राइम नहीं करेंगे। तो आप देख लीजिए दिल्ली का क्राइम रेट या फिर जो हर बड़े सिटी का क्राइम रेट और कोई गांव का क्राइम रेट, काफ़ी अंतर मिलेगा, क्योंकि जब वो आदमी देख रहा है कि उसके सामने एक है घर जिसमें कि काफ़ी सारा अच्छा चीज़ अवेलेबल है, काफ़ी सुविधा अवेलेबल है, और उसके पास कुछ नहीं है, तो उसको भी मन में कहीं ना कहीं होता है कि मेरे पास भी वो सब क्यों ना हो जाए, और फिर वो क्राइम की ओर बढ़ता है। तो हेल्दी सिटी में ये भी कंसेप्ट है कि वो जब उस सिटी को लव करेंगे, उस सिटी से प्यार करेंगे, उस सिटी को अपना मानेंगे, तो वहाँ क्राइम भी नहीं करेंगे। तो ये कंसेप्ट है, और इस पे काफ़ी शहरों में काम चल रहा है। यूरोपियन सिटीज़ कुछ ज़्यादा काम चल रहा है। जैसे एक और एग्जांपल लास्ट हम देना चाहते हैं, स्वीडन वगैरह जो है, उसमें एक सिटी है जहाँ पे लोगों ने ये कह दिया कि भाई हम सोलर पावर्ड कार्स ही यूज़ करेंगे आने वाले 5 साल के अंदर, जितना फॉसिल फ्यूल है सबको हटा देंगे। और लंदन का अगर हम लोग बात करें तो लंदन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चला है, ल्यूसिड प्रोजेक्ट। इसके तहत है कि जो वहाँ के एग्जिस्टिंग घर है, इसमें जो हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग है, वो ऐसा है कि जाड़े में जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंड अंदर में हो जाता है, या हीटिंग ओवर हो जाता है उनका कंडीशनिंग का। तो उसको सॉर्ट करने के लिए उन लोगों ने सोचा कि सारा जो बिल्डिंग सब सिटी में बनेगा उसका डिज़ाइन हम लोग चेंज करेंगे। तो ये सारा एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं बताता है कि लोग पॉलिसी उस तरीके से बना रहे हैं कि हम लोग वो सिटी को कैसे सबके लिए अच्छा बनाएं, और सब लोग उस सिटी में इक्वली अपना अपॉर्चुनिटी देखे, उस सिटी से लव करे, और उसको ऐसा नहीं महसूस हो कि मेरे सामने वाले के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स है, मेरे पास कुछ नहीं। तो यही हेल्दी सिटी का कंसेप्ट है, और जो कि भारत में भी बहुत थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है, लेकिन एक दिन हो सकता है कि हम लोग किसी हेल्दी सिटी में रहेंगे। और कोविड-19 में उसका रोल अगर हम लोग बात करें तो देखिए कोविड-19 में क्या हो रहा है। जी सर, बहुत बहुत आपने कोविड-19 में भी उसका रोल ऑब्वियसली है, क्योंकि मान लीजिए कि कोई ऐसा जगह है, जैसे अभी हम लोगों ने धारावी का ही बात किया, धारावी का बड़ा अच्छा एग्जांपल, क्योंकि वो काफ़ी क्लोज था, काफ़ी कॉम्पैक्ट स्लम है, एक छोटा सा घर में काफ़ी लोग रहते हैं। क्योंकि वहाँ पे हेल्दी सिटी के तहत काम हुआ, लोग उसके पास गए, लोग एक दूसरे से जुड़ते रहे, लोग उन स्लम में इतना सारा काम किया कि लोग उसको मानने लगे, लोग वहाँ के लोग बीएमसी वालों को अच्छे से जानने लगे। तो कोविड-19 जब आया तो सही मैसेज लेके जब उसके पास लोग गए तो सारे लोगों ने उस मैसेज को माना, और आज ये है कि हम लोग कह सकते हैं कि भाई वहाँ पे कोविड-19 उस तरीके से ब्लास्ट नहीं हुआ, या उतना ज़्यादा एक्सप्लोड नहीं हुआ जैसे सब लोग कह रहे थे। तो आप ये सोचिए कि आज अगर हम लोग कहते हैं कि भैया मास्क पहनो, तो आधे लोग हंसते रहते हैं, नहीं पहनेंगे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम ही लोग कनेक्ट नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं हमारा मैसेज को वो लोग उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। और ये सब बड़ा एकदम ताज़ा एग्जाम्पल है, मतलब कैसे हेल्दी सिटी या फिर कोविड-19 कंट्रोल या फिर कोई भी बीमारी का कंट्रोल एक दूसरे से लिंक्ड है। एड्स में भी ऐसा हुआ था, शुरू में लोग नहीं मानते थे किसी का बात, धीरे धीरे जब और साइंटिफिक बात पता चलते गया, लोग एक समझते गए बीमारी को, और फिर जब धीरे धीरे मानना शुरू किया, आज के देखिए में एड्स जो है ऑलमोस्ट 0 पे पहुंच गया, फिर थोड़ा सा उठा है, लेकिन फिर अभी भी काफ़ी कम है एड्स का इंसिडेंस। उसी तरह बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें कि लोग जब अधिकारियों का बात, जब डॉक्टर्स का बात, जब सरकार का बात मानने लगे तो गायब भी हो गए। पोलियो अगेन कम्स अप, स्मॉल पॉक्स अगेन कम्स अप। आज के डेट में इम्यूनाइजेशन का इतना स्ट्रॉन्ग रोबस्ट सिस्टम, अभी मैंने बताया, मैटरनल न्यूनेटल टिटस भारतवर्ष से पूरी तरह लगभग गायब ही हो गया। मीजल्स के केसेस नहीं के बराबर है, रेबीज काफ़ी कम हो गया। तो जब लोग अधिकारियों का, सरकार का बात मानने लगेंगे, जब एक दूसरे पे विश्वास करने लगेंगे, तब हम लोग कोविड पे ज़्यादा आसानी से
काबू पा सकेंगे। और यहीं पे हेल्दी सिटी जो है एक कंसेप्ट है जो धीरे धीरे फैल रहा है। एक दिन हो सकता है कि हम लोग पटना भी एक हेल्दी सिटी बन के निकले। मुकेश जी सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छे तरीकों से इस चीज़ों को रखा और मतलब हर चीज़ को काफ़ी तोड़ के आपने बताया कि क्या चीज़ें एक दूसरे से कैसे लिंकअप है, कि उसका क्या रोल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सीधे हम चलते हैं हम लोग के साथ डॉक्टर पूजा पांडे। उनसे मेरा एक क्वेश्चन थे कि इस कंडीशन में स्कूल यूनिवर्सिटी जो नहीं खुल रहे हैं, इस सिचुएशन में बच्चे के माइंड में कहीं एक मानसिक दबाव आ रहा है, घर में है या फिर मनोस्थिति थोड़ा सा कहिए कि चेंज हो गया है, तो इसे कैसे मतलब ठीक किया जा सकता है? इसका क्या मतलब किस तरह से उनको सही रखा जा सकता है अभी इस कंडीशन में? ये क्वेश्चन आपको बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि अभी इस टाइम पे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, सभी जगह की। बट जैसे ऑनलाइन क्लासेस में क्या हो रहा है कि बच्चों को मटेरियल भेज दिया जा रहा है, जूम क्लासेस हो रही है या गूगल क्लासरूम के थ्रू हो रहा है। बच्चों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से अवगत नहीं है, क्योंकि अगर हम आप अमेरिका अगर स्टैंडर्ड में देखें तो अमेरिकन स्टैंडर्ड में शुरू से ही बच्चों को ऐसा ढाला जाता है कि वो कंप्यूटर से बहुत अच्छी तरीके से अवगत होते हैं और टेक्नोलॉजिकली एडवांस है वहाँ के बच्चे। तो वो उनको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनको शुरू से ही ऑनलाइन क्लासेस का नॉलेज दिया गया रहता है। बट भारत में ऑनलाइन क्लासेस का नॉलेज बच्चों के लेवल तक का नहीं है। जब हम कॉलेज में जाते हैं तो ये ऑनलाइन क्लासेस धीरे धीरे बच्चे शुरू होते हैं, करना स्टार्ट करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्सेज होते हैं। अभी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से पहले तो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, वो ये कोविड-19 टाइम को एंजॉय कर रहे हैं एज अ वेकेशन। कोई बच्चा सीरियस नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से शिक्षक और शिक्षिकाएं पढ़ा सकते हैं स्कूल में, उस हिसाब से पेरेंट्स नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि तभी वो गुरु को गुरु बनाया गया है कि वो एक गाइडलाइंस देते हैं। वो स्कूल में ही इतना पढ़ा देंगे कि 80-90% तो वहीं खत्म हो जाता है, घर पे जाके बस उनको होमवर्क करना होता है और वो उनके दिमाग में फिट होता है। अभी जितने भी ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, इसमें बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता, बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर 9-10th के अगर बच्चे हैं तो उनको और भी ज्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि उनके बोर्ड के एग्जाम्स उनको फेस करने हैं। अब 9 से जो बच्चा 10th में गया है वो टोटली नया है, वो नए तरीके से पढ़ रहा है और लॉकडाउन मार्च में ही हो गया है, सेशन स्टार्ट होने के पहले ही हो गया है। अब उस बच्चे के अंदर इतनी एंजाइटी बढ़ चुकी है कि मेरा बोर्ड का पेपर कैसा आएगा, क्या हमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही देना है या नहीं देना है, और पेपर का पैटर्न कैसा होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह तरह के क्वेश्चन बच्चों के मन में आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या होंगी कि उनको और भी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब किए जा रहे हैं। रहा सवाल अगर आप यूपीएससी का भी एग्जाम देखें, वो भी पोस्टपोन हो गया, वो भी अक्टूबर में है। ऑलरेडी जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं, और आप जैसे एग्जाम डिले कर देते हैं और उनके ऊपर तनाव बढ़ जाता है। तो अब उनको सबके मन में यही क्वेश्चन है कि हम किस तरह से इन सारी सिचुएशन से हम कोप अप करें। तो मेरे अनुसार भी ऐसा करना चाहिए कि जिस हिसाब से सारे स्कूल जैसे मॉल और टेम्पल सारी चीजें खोल दिए गए हैं, उसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके स्कूल यूनिवर्सिटीज को भी खुलना चाहिए। जैसे आप डिवीजन कर दीजिए कि ये पर्टिकुलर सेक्शन इस दिन इनकी क्लासेस लगेंगी और थॉरली थ्रू आउट द डे बस उन्हीं के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और उन्हीं को पढ़ाया जाएगा। हफ्ते में हर दिन क्लास ना लगे, हफ्ते में एक क्लासेस भी अगर बच्चों को अगर दिया जाए, इससे क्या होगा, बच्चे स्ट्रांग होंगे, उनके अंदर वो फियर हटेगा कि बाहर नहीं निकलना है, कोविड है मेरे को। तो ये सारी फियर वाली चीजें उनसे हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरी बात ये है, जैसे अब मैं सपोज की जिनको प्रैक्टिकल एग्जाम्स देना है, अब मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की बात करती हूँ। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हमारे बेसिक गाइडलाइंस देता है। आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, बट जब तक आप कैडेवर को टच नहीं करें, आप जब तक डिटेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे बता पाएंगे कि किसकी एनाटॉमी क्या है या किसकी फिजियोलॉजी क्या है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पैटर्न है, और कल के फिर बच्चे क्या ये फर्स्ट ईयर रिपीट होगा? रिपीट तो होने वाला नहीं है। तो वो एक नॉलेज में लैक ही करेंगे, उनको ये सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा जो आगे जाके भी एक प्रॉब्लमेटिक चीजें हो सकती है। तो
यहाँ पे बेटर ये कि यह है कि सरकार भी कुछ ऐसा करे कि जिससे बच्चों को एक दिन या हफ्ते में 2 दिन क्लासेस उनकी स्टार्ट हो, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए। दूसरी बात है, सारे पेरेंट्स एफर्ट कर सके सबके पास एंड्रॉइड फोन हो। इसकी वजह से भी बच्चों के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है। उनको लग रहा है मेरे पास तो ना मोबाइल है, ना मेरे पास लैपटॉप है, मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो उनको उनकी एजुकेशन नहीं हो रही है। वो तो जिस स्टैंडर्ड में है, जिस क्लास में, वो वहीं के वहीं पे सब बैठे हुए हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये वाला फैक्टर भी हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है अभी इस टाइम के लिए। और रहा सवाल अभी कोविड-19 में, जैसे यूनिसेफ ने भी बोला है कि बेबी बूम का भी टाइम चल रहा है। नियरली 20 मिलियन बेबी बूम होने वाला है थ्रू आउट दिस ईयर। तो अब आप ये सोचिए, अगर पॉपुलेशन पे भी अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो आगे जाकर हम उस बच्चों को, क्या हम अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा नहीं रहे हैं? बढ़ा तो रहे हैं। हमारे पास एंटीनेटल केयर की भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि अभी रिसोर्सेज बहुत कम है हमारे पास। अभी जितने भी डॉक्टर्स हैं सबके सब कोविड ड्यूटीज में लगे हुए हैं या पर्टिकुलर एक अटेंशन नहीं दिया जा सकता है। प्लस जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनको भी बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे क्या मेरे बच्चे पे कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट। लैक्टेटिंग मदर्स के अंदर है, क्या मैं ब्रेस्ट फीडिंग करा पाऊंगी या नहीं करा पाऊंगी। तो ये सब भी एक तनाव को बढ़ाने वाली चीजें हैं। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस अगर एक तरफ से अच्छा है कि चलो बच्चों का एजुकेशन रुका नहीं है, थोड़ा बढ़ रहा है, बट दूसरी तरफ से आप देखिए इसके कॉन्स भी बहुत सारे हैं। तो अभी इस टाइम पे हमें सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ एक्शन लेना बहुत जरूरी है, ताकि जैसे सारी चीजें खोल दी गई है उसी हिसाब से सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी भी खुला जाए धीरे धीरे करके, क्योंकि बच्चों को हम कितने दिन तक अंदर रखेंगे। वैक्सीनेशन भी आ जाएगा। वैक्सीनेशन भी सर आप इसमें ये कर सकते हैं, वैक्सीनेशन भी 100% तो कवरेज नहीं देगा ना इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो पेरेंट्स को भी थोड़ा माइंड सेट स्ट्रांग होना चाहिए कि हाँ बच्चों को भी थोड़ा स्ट्रांग बनाया जाए। फेस मास्क आप उनको पहनाइए, आप सैनिटाइजर आप उनको दीजिए, आप हैंड वॉश के तरीके बताए, आप अवेयर कीजिए कोविड-19 क्या है, क्योंकि कोविड-19 इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। तो ये तो लाइफ लॉन्ग, मतलब जितने टाइम भी है, लाइफ लॉन्ग नहीं, मतलब 4 साल हुआ, 3 साल हुआ, 2 साल हुआ, तब तक तो ये स्टे करने वाला जब तक इफेक्टिव मेजर्स नहीं आ जाता। जैसे सर ने ऑलरेडी बोला, पोलियो को भी इराडिकेट, मतलब एलिमिनेट होने में भी इतना टाइम लगा है, बट पोलियो अभी भी है, अभी भी हम वैक्सीनेशन देते, एक आध केसेस मिल जाते हैं अभी भी। मीजल्स इराडिकेट ही हो गया है, तो उसमें टाइम लगा है, सबने प्रयत्न किया है, सब लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है, तब जाकर हुआ है। इसी तरह कोविड-19 में भी सबका कंट्रीब्यूशन लग रहा है और आगे भी होगा, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि इसमें एडवांसमेंट भी आएगा। मुकेश जी जी दीदी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरीकों से इस चीज़ों को बताया कि आखिर इस कंडीशन में बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी या स्कूल क्या घर में है तो उनकी मनोदशा, मनोवृत्ति क्या है और क्या करना चाहिए। बहुत सारी सजेशंस भी आपके अपने अकॉर्डिंग एक डॉक्टर की एक जिस तरह से सोच होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, बहुत अच्छे तरीका से आपने रखा। अब सीधे हम चलते हैं डॉक्टर ऋषभ सर के पास। ऋषभ सर से एक मेरा क्वेश्चन है कि सर किसी भी पैंडेमिक कंडीशन में, कोई भी पैंडेमिक होता है, उस कंडीशन में जो रणनीतियां बनती हैं वो क्या ध्यान में रखकर रणनीतियां बनानी चाहिए, और मतलब क्या क्या बिंदु उसमें मतलब मेंशन करना चाहिए, क्या क्या किस किस बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए जो रणनीतियां बनाई जाती हैं। मुकेश जी, ये बड़ा आज के डेट के लिए तो बड़ा ही ज्वलंत क्वेश्चन है, और अभी हम लोग वैश्विक महामारी से जूझ भी रहे हैं और सरकार ने काफ़ी सारी नीतियां बनाई हैं, और इनफैक्ट इतना ज़्यादा भी नीति बन रहा है क्योंकि डेली लगभग जो है एविडेंस, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में कि सही साइंटिफिक तथ्य निकल के आ रहा है, तो एविडेंस भी काफ़ी सारा होते जा रहा है और उसी हिसाब से रणनीति चेंज भी हो रहा है। तो जहाँ तक पब्लिक हेल्थ का बात है, अगर हम लोग सामाजिक स्वास्थ्य का बात करें या फिर हम लोग बात करें कि हर उस शख्स को जो इस देश में रह रहा है उसको सही जानकारी हो, तो जो भी पॉलिसी बने वो इस तरीके का बने कि एक हम लोग पास चैनल तो है ही, जैसा हमने पहले ही कहा, एएनएम है, सैया है, स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल हैं, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि काफ़ी दिनों से काम करते आ रहे हैं। तो सारे को इंक्लूड करते हुए
ऐसा रणनीति बनाना होगा कि हर उस शख्स के पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। जितना ही अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे अभी पूजा जी ने भी बताया कि काफी सारा इन्फॉर्मेशन है जो गलत फैल जाता है। कोई बोल देगा कि कोविड-19 जो है ऐसे ठीक हो जाता है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कुछ दिन पहले एक शायद कहते हैं अपने आप को पीएचडी, पता नहीं जाम्बिया से की, इथियोपिया से कहीं करके आए हैं, कोई विश्वरूप चौधरी करके हैं। उन्होंने शुरू किया कि भाई नाइस डाइट खाइए आप और जो है आप कोरोना से ठीक हो जाइएगा। उनका कहना है कि हर पीला शर्ट वाला का भी अगर हम लोग चेक करेंगे तो उसमें 80% जो है उसको कोरोना पॉजिटिव, पता नहीं क्या क्या। तो लोग इसको फॉलो करने में जरा भी देर नहीं लगाते हैं। हम और आप कुछ भी कह दें, ऑथेंटिक तरीके से कह दें, भारत सरकार कह दे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि भैया आप 2 गज की दूरी मेंटेन करके रखिए, मुंह पे आप मास्क ला के जाइए, लेकिन उसको नहीं मानेंगे। लेकिन वो कोई कुछ भी कह दे तो लोग उसको मानने को तैयार है। तो पॉलिसी जो है उसको भी बनाना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को पहले तो हम लोग बंद करवा दें इफेक्टिवली, और हुआ भी। उनका जो यूट्यूब चैनल है वो बंद हो गया, फेसबुक चैनल बंद हो गया, हालांकि मीडिया पे अभी भी वो आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट के लोग हैं अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए भी है कि भाई आप उनको बंद करवाइए। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो ठीक है, आप क्लिनिकली उसको प्रूव करके दिखाइए, आप कोरोना वार्ड में ड्यूटी करिए, वही आपका जो ट्रीटमेंट है उसको लेके अपना ठीक हो जाइएगा। तो बड़ा चैलेंजिंग है, और पॉलिसी बनाना इस इतने बड़े कंट्री के लिए, इतने बड़े देश के लिए, जो लोग बैठे हुए हैं दिल्ली में बैठ के पॉलिसी बनाते, कोई आसान काम नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी तक जो पॉलिसी बनी है, जो गाइडलाइंस निकल के आ रहे हैं, जो उसका सबसे ऑथेंटिक सोर्स है, जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए जो सबसे ऑथेंटिक सोर्स है mohfw.in, भारत सरकार का वेबसाइट है, और इस पे सारे के सारे गाइडलाइंस बहुत ही सरल भाषा में सबके लिए अवेलेबल है। पब्लिक डोमेन है, पब्लिक के लिए है, और जितने भी लोग हैं अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो काइंडली उस वेबसाइट पे जाइए। ठीक है, आपको WHO भारत का नहीं है, CDC अटलांटा भारत का नहीं है, उनके पास भी साइंटिफिक फैक्ट्स है, उन भी साइंटिफिक फैक्ट्स के बाद ही कुछ दे रहे हैं। लेकिन भारतवर्ष का जो डेटा है भारत सरकार दे रही है वो सारा उस वेबसाइट पे है। और कोई भी गाइडलाइन बन रहा है तो उसमें ये कोशिश किया जा रहा है कि हम जो लास्ट माइल पर्सन है, मतलब जो बार बार हम कह रहे हैं कि ऐसा कोई जो सबसे गरीब है या जिसके पास कुछ भी नहीं है अपना, या फिर अभी जैसा पूजा जी ने बताया कि कुछ ऐसे हमारे वर्ग हैं, जैसे आजकल तो जेंडर न्यूट्रलिटी की बात चलती है, तो हम लोग ट्रांसजेंडर को भी भूल जाएंगे कुछ दिन में। कोई ऐसे वर्ग हैं जिनका सामाजिक पहले से ही परिष्कार किया जाता है या तिरस्कार किया जाता है, उनको भी इंक्लूड करना है। ट्रांसजेंडर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनके पास रोजगार ही नहीं है, बेगर्स हैं जो कि लिस्टेड ही नहीं होंगे, प्रोस्टिट्यूट्स हैं जिनका अगेन लिस्टिंग ही नहीं होगा। तो इनको भी ध्यान में रख के पॉलिसी बनाई जा रही है। पॉलिसी जब बन रही है तो उसमें ये देखा जा रहा है कि जो वर्ल्ड ओवर जो एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रंप जी ने ट्वीट कर दिया कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है फ्यूचर गेम चेंजर है कोविड-19। भारत सरकार ने मना नहीं किया, भारत सरकार ने कहा कि नहीं ये अच्छी दवाई है और हम भी जो है इसको देंगे। और भारत सरकार ने न सिर्फ अपने लोगों को दिया है, आप देखिए किसी भी स्वास्थ्य सेंटर में चले जाइए, पूरे कन्याकुमारी से लेकर आप जम्मू कश्मीर तक हर जगह आपको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कम से कम अवेलेबल करा दिया गया है। झारखंड में तो मैंने देखा है, पूजा जी ने भी देखा होगा। और भारत सरकार ने ये भी कहा है कि रेमडेसिविर जो कि पूरे दुनिया में तहलका मचा रहा है वो भी आप दीजिए। और जो फैक्ट है वो भारत सरकार ने अपने वेबसाइट पे डाला हुआ है कि रेमडेसिविर एक स्टडी का ड्रग है, इट्स नॉट अ कंप्लीट ड्रग, इट्स अ प्रो ड्रग। तो ये भारत सरकार भी कह रही है कि ये ऐसा नहीं कि चमत्कारी दवा है, ये अभी दवा स्टडी में चल रही है। और ये दवा आज से नहीं, 2003 में जब सार्स आया था तभी से लोग इस पे लगे हुए हैं। 2003 में लोगों ने इस पे रिसर्च किया। फिर जब मार्स आया, मतलब मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस, उस पे लोगों ने रिसर्च किया, वहां भी रेमडेसिविर का अच्छा इफेक्ट देखा गया था। फिर आपको इबोला में लोगों ने उस पर काम किया, और फिर जब देखा कि SARS-CoV-2 आ गया तो लोगों ने देखा कि उसमें भी अच्छा काम कर रहा है। तो रेमडेसिविर भी भारत सरकार कह रही है कि हाँ हम देंगे। तो भारत सरकार जो अपनी गाइडलाइन बना रही है वो देख रही है कि दुनिया भर में जो एक्सेप्टेड है, दुनिया भर में जो साइंटिफिक एविडेंस है, उसको ही भारत सरकार मान के उस पर गाइडलाइन बना रही है। और गाइडलाइन ऐसा बना रही है कि हर वो शख्स जो भारतवर्ष का निवासी है उसको सही दवा मिले, सही ट्रीटमेंट मिले, सही प्लान ऑफ ट्रीटमेंट सरकार दे रही है। आप देखिए लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में भी सरकार ने बहुत क्लियर किया कि जो एसेंशियल सर्विसेज है वो चालू रहेंगे, जो डॉक्टर्स हैं उनका सर्विसेज चालू रहेगा, जो दूध पहुंचा रहा है आपके घर में, जो दूध का जो डेयरी, जो रजिस्टर्ड डेयरी है वो चालू रहेगा, जो सब्जी का जो रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं या फिर जो जगह है जहाँ पे सब्जी बिकती है वो चालू रहेगा। तो सरकार ये पॉलिसी जो बन रही है
तो बड़ा अच्छा पॉलिसी बन रहा है और पॉलिसी ऐसा बन रहा है कि सब लोगों का ध्यान रखा जा रहा है। अगेन, भारतवर्ष बहुत ही बड़ा देश है, बहुत सारी विविधताओं से भरा हुआ है। हो सकता है इतना ध्यान रखने के बाद भी कुछ चीज छूट जाती होगी, कुछ लोगों का हो सकता है ख्याल ना रखा जाए। तो उसके लिए अगेन सही इंफॉर्मेशन का सेंटर है, सही चैनल है जहाँ पे लोग उस ग्रीवेंस को भी एड्रेस कर सकते हैं, लोग उसको मुद्दे को उठा सकते हैं कि हाँ, मेरा ये चीज है, छूट गया है, गाइडलाइन में नहीं कवर पाया, तो वो भी चैनल अवेलेबल है। और गाइडलाइन जब बन रहा है तो उसमें जो अभी तक मेरी समझ में है पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट की, हर जो छोटा बच्चा है उसके लिए अप्रोप्रिएट गाइडलाइन हो, हर जो स्कूल कॉलेज वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको गाइडलाइन सही होना चाहिए, जो मेरे घर में पेरेंट्स हैं जो ओल्ड हैं उनके लिए गाइडलाइन में जगह होनी चाहिए, जो मेरे यहाँ गर्भवती माताएं हैं, जो मेरे यहाँ गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए गाइडलाइन में जगह होनी चाहिए, जो मेरे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हैं इस देश में, नहीं क्यों ना आए, उनके लिए गाइडलाइन में जगह होनी चाहिए, जो मेरे यहाँ लोग ऐसे हैं जो किसी वजह से फंस गए यहाँ पे हैं लेकिन बाहर नहीं जा रहे, तो उनके लिए, उनको बाहर में कोई काम है तो उनके लिए गाइडलाइन में जगह होना चाहिए। और मेरा कंसर्न जो अगर आप गाइडलाइन उठा के देखेंगे, या लॉकडाउन का हो या ट्रीटमेंट गाइडलाइन हो या फिर और सारी कोई गाइडलाइन, तो आप देखिएगा कि लगभग सारे लोगों को एड्रेस किया हुआ है। मतलब कोई आया इस शहर में, मान लीजिए कोरोना बढ़ गया तो कोविड के हिसाब से गाइडलाइन निकला कि भाई पटना का ही लीजिए, पटना में कोई आएगा तो उसको अपना रजिस्टर करवाना है, होम क्वारंटीन में रखना है, उसके लिए होम ट्रीटमेंट का ऑप्शन दे दिया गया। तो गाइडलाइंस चेंज भी हो रहा है, पहले होम ट्रीटमेंट का बात नहीं होता था, अब होम ट्रीटमेंट का बात हो गया। तो गाइडलाइंस हमेशा ये कोशिश करके बनाया जा रहा है कि सारे लोगों का उसमें सम्मान हो, सारे लोग उसमें इंक्लूड हो। इसके बाद भी अगर कोई बच जाता है तो भी काफी सारा गवर्नमेंट का जो है चैनल्स है जहाँ पे लोग अपना एड्रेस कर सकता है कि हाँ मेरा क्या। तो ये सब बातें रख के ही गाइडलाइन बनाई जा रही है। और एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि गाइडलाइन अच्छी बन रही है, और जो भी है फैक्ट्स पे बन रही है, साइंटिफिक एविडेंस पे बन रही है, और जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट प्लान है उसको ही भारत सरकार मान रही है। जी सर, बहुत बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे तरीकों से इस चीज को रखा। सीधे हम चलते हैं हम लोग के पास, और जो लोग भी जुड़े हैं प्लीज आप लोग जरूर इसे शेयर कीजिए ताकि लोगों को इसकी पता चले। और सर एक क्वेश्चन आया है, मैंने शेयर किया है, तो वो मेरे मैं वाच पार्टी में एक क्वेश्चन आया है यहाँ से, एक बहुत ही वरिष्ठ एक कवि है पटना के, उनका मैसेज है और उनका कहना है कि जो बहुत दिनों से लंबे आयु के हो गए हैं और लगातार दवा ले रहे हैं, तो उनके लिए ये बताएं कि कवि घनश्याम सर हैं, वो उनका पूछना है कि क्या किया जाए कि दवा से तो पहले छुटकारा पाया जाए। फिर कह रहे हैं वो कि मोटापा बढ़ रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है, तो इन सब चीजों के बारे में बताइए, उनका क्वेश्चन है। तो प्लीज सर आप, हम चाहेंगे कि कुछ उनको जरूर सजेस्ट कीजिए सर। उनके लिए सजेशन देखिए बहुत सिंपल है कि पहले तो उनको वैश्विक महामारी है तो उसको तो मद्देनजर अपने जीवनचर्या में चेंजेस तो लाना ही होगा। अगर वो कह रहे हैं कि मोटापा बढ़ गया तो पूजा जी ने पहले ही बताया प्राणायाम करिए, मैं उसमें और थोड़ा जोड़ देता हूँ, घर में अगर एक्सरसाइज आप कुछ कर सकते हैं, एब्डोमिनल क्रंचेस है, प्लैंक है, और उसके बाद फिर आपको पुशअप्स है, ये सब अगर आप वो कर सकते हैं तो वो करें। डाइट कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी है, जैसे पूजा जी बता ही रही थी कि आपका जो है जंक फूड लोग ज़्यादा खा रहे हैं, तो मैं उसमें इंक्लूड कर सकता हूँ कि आप डेली अपने डाइट में अगर आपको फल सूट कर रहा है तो आप फल उसको ज़रूर इंक्लूड करिए। आप जो भी तला भुना खाना खाते हैं उसको मिनिमाइज करिए, एक्स्ट्रा नमक मिनिमाइज नहीं खाइए, स्वीट जो है शुगर जो है इनटेक उसको हाईली रेगुलेट करिए, शुगर कम से कम लीजिए, कोल्ड ड्रिंक अगर पीते हैं बंद करवा दीजिए, फ्रेश जूस ही पीजिए, कोई जूस बाहर से ना पीजिए। तो ये सब एकदम छोटा छोटा स्टेप्स है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइजेज जो है आप अपने उम्र के हिसाब से जो आप कर सकते हैं वो करिए। अब मान लीजिए कहेंगे कि नहीं हम कुछ बाहर नहीं जाना चाहते हैं, या छत पे अगर आप छत है आपके घर में, छत पे वॉक करिए। वॉक भी नहीं करना चाहते तो लेट के आप पीठ के बल पे आप साइकिल चला सकते हैं, वो भी एक तरह का एक्सरसाइज है। मतलब अगर आप ढूंढना चाहें तो नेट पे तमाम तरह का एक्सरसाइज पड़ा हुआ है जो कि आप छोटे से जगह में भी रह के आप कर सकते हैं। इवन आजकल आप देखिए कि कीड़ा जैसा चलता है तो क्रॉलिंग जो कहते हैं तो वो भी एक एक्सरसाइज का फॉर्म बन गया। तो मतलब अगर वो चाहे तो एक्सरसाइज आपको काफ़ी सारा मिल जाएगा। योगा प्राणायाम तो अपनी जगह है, और उसमें और दूसरा है कि आप टीवी कम से कम देखें, क्योंकि टीवी जब देखिएगा
तो सिर्फ वही चलेगा कि कोविड-19 फलाना, कोविड-19 ठिकाना, उसको कम से कम करिए। कोई आपका क्रिएटिव हॉबी है, जैसे कि मान लीजिए आप कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ आप मैथ्स का कुछ पजल सॉल्व करते हैं, या आप कवि हैं तो नया कुछ पद का रचना कीजिए। तो ये सब करने से क्या होगा, आपका मस्तिष्क जो है क्रिएटिव चीज़ों की ओर भागेगा, तो आपको जो निगेटिविटी चल रहा है ना थोड़ा कम दिखेगा। नहीं तो आप जैसे टीवी खोलिएगा, उसमें फिर से लोग शुरू कर देगा कोविड-19 ये चैनल वो चैनल, तो फिर आप परेशान हो जाइएगा। अब परिवार अगर हैं तो उनसे बात करिए, बच्चे हैं तो उनको खिलाइए, बागवानी कर सकते हैं, बागवानी अगर आप करते हैं, घर में जगह है तो प्लांट्स लगाइए। आजकल नेट पे अगर आप जाइएगा तो यूट्यूब में दिखाएगा कि सॉइललेस प्लांटिंग चल रहा है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने दिमाग को समझा देते हैं कि नहीं, हम जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनके बारे में नहीं सोचेंगे और कुछ नया करेंगे, नया सीखेंगे, तो काफ़ी सारे चीज़ हैं जो कि ईज़िली अवेलेबल हैं। यूट्यूब है, बड़ा अच्छा सोर्स, इंटरनेट है, तो आप आराम से देख सकते हैं। जी सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया और शायद सर सुन रहे होंगे, तो सर आप सुन लिए होंगे, आपकी जो प्रॉब्लम थी आपको बताया गया है सर। आपको बहुत बहुत मेरा प्रणाम। अब सीधे हम डॉक्टर पूजा पांडे के पास चलते हैं और आपसे एक क्वेश्चन है कि अभी आप हॉस्पिटल में जाती हैं, पेशेंट्स को देखती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर रही हैं, तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आप पेशेंट को भी देख रही हैं और फिर अपने आप को भी सुरक्षित रखती हैं, तो ये फिर कैसे, क्या आप इस कंडीशन में करती हैं, कैसे पेशेंट को भी देखती हैं और अपने लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेती हैं जिससे कि आप सुरक्षित रहती हैं? ये सिर्फ पूजा जी ही नहीं कर रहे हैं, सारे डॉक्टर्स कर रहे हैं। जी बिल्कुल 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 ऋषभ सर, आपकी बिल्कुल सही बात है, तमाम डॉक्टर्स की बात, लेकिन कहने का मतलब सबको अपना अपना प्रिकॉशन लेने का तरीका आई थिंक गलत होगा, तो अलग अलग होगा। तो मैं पूजा पांडे फिर सर आपसे भी ये क्वेश्चन हमारा होगा कि आप क्या प्रिकॉशन लेते हैं? जी बिल्कुल। अपना अपना ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम सुरक्षित होंगे तभी हम जाके पेशेंट का हम देखभाल कर पाएंगे। तो हमें इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग करनी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो मैं जैसे अपने मतलब डाइट में मैं ये हमेशा ये करती हूँ, जैसे तुलसी वगैरह डाल के मैं गर्म पानी, तो थ्रू आउट द डे गर्म पानी पीती हूँ, उसमें मैं तुलसी डालती हूँ या काढ़ा के फॉर्म में बनाती हूँ जिसमें तुलसी, दालचीनी, लौंग, और आप जैसे थोड़े से अपने टेस्ट के अनुसार आप थोड़ा शुगर, जिसको शुगर लेना है शुगर ले ले, या मैं जैसे गुड़ लेती हूँ, या कभी कभी मैं नींबू ऐड करती हूँ। तो वो एक काढ़ा होता है जो दिन में 2 बार हमेशा लेते हैं। और जो गोल्डन मिल्क, जिसको टर्मरिक हल्दी डालकर दूध को उबाल के वो लेते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर का है। पर अभी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने गिलोय घनवटी को अप्रूवल जैसे दिया है कि वो एक अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, तो गिलोय भी है मेरे पास, मैं गिलोय भी डेली कंज्यूम करती हूँ। क्योंकि जैसे आपने बोला कि अपना ध्यान रखना, हाँ मैं अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इन सारी चीजों से मैंने ये देखा है कि जब मैं ड्यूटी में भी थी, मैं कोविड पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट में भी आई थी, बट टचवुड की मतलब कुछ नहीं हुआ। तो ये इम्यूनिटी आपको स्ट्रॉन्ग करनी बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर द फीमेल्स को ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो उस टाइम पे ऑलरेडी इम्यूनिटी कम होती है। तो अब ड्यूटी के दौरान पे अगर वैसा अगर हो गया, तो बस वो इम्यूनिटी है जो आपको एक प्रोटेक्ट करके आपको रखेगा। और प्लस अपने हाइजीन पे आपको ज्यादा ध्यान देना, जैसे सैनिटाइजेशन, 10 स्टेप्स ऑफ सैनिटाइजेशन जो भी है आपके हैंड वॉशिंग के लिए, तो वो हम अपना रेगुलरली हम करते हैं। हम रश नहीं करते कोविड-19 ड्यूटी में, हम पहले आराम से हम पहले अपने आप को सैनिटाइज करते हैं, हम पीपी किट पहन के अपना पूरा प्रोटेक्शन लेते हैं, तभी हम वार्ड के अंदर हम एंट्री करते हैं। और निकलने के बाद भी हम प्रॉपर डॉनिंग करते हैं, हम अच्छे से नहाते हैं और उसके बाद ही हम अपने घर में एंटर करते हैं। क्योंकि हम क्या अभी क्या है, हम कैरियर्स हैं, क्योंकि हम वायरस लेकर आएंगे और हम जिनके भी कांटेक्ट में आएंगे उनको हो जाएगा। तो हमारे लिए डॉनिंग और डॉफिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम प्रॉपरली डॉनिंग और डॉफिंग करते हैं, उसके बाद ही हम किसी के भी कांटेक्ट में आते हैं। और जो नॉर्मल प्रिकॉशंस है, मास्क रखना, सोशल आइसोलेशन, ये सारी चीजें हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत अच्छा और बहुत अच्छे तरीके से बताया आपने कि क्या क्या आप प्रिकॉशन ले रही हैं, किस तरह से पेशेंट को भी देख रही हैं, अपने आप को भी सुरक्षित रख रही हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, तमाम जितने भी हमारे इंडिया या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड की हम बात करें, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो अभी आज की डेट में आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा वही लोग हैं और वो एक भगवान के रूप में हैं और काम कर रहे हैं। तो अपने आप को भी वो बचा रहे हैं और पेशेंट को भी बचा रहे हैं।
तो अपना प्रिकॉशन लेना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। अगर जो डॉक्टर्स थोड़ा सा भी मतलब इस चीज़ को नहीं करते हैं तो शायद उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आप डॉक्टर ऋषभ सर के पास चलते हैं। और ऋषभ सर, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आपकी इंडिया में आबादी बहुत है हम लोगों की, और इस कंडीशन में जो पब्लिक हेल्थ है इमर्जिंग को कैसे हैंडल किया जाता है या इस आबादी में, है ना, और इसमें पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट की भूमिका क्या होती है? तो मुकेश जी, जैसे अभी हम लोग पूरे जब हम लोग का विचार आदान प्रदान शुरू हुआ है, तो आप देखिएगा कि पूजा जी भी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट ही हैं और वो कोविड-19 ड्यूटी में भी कर रही हैं वार्ड। मैं भी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, मैं स्टेट ट्रेनर भी रहा झारखंड का, अपने डिस्ट्रिक्ट में अभी भी लीड ट्रेनर हूँ, हॉस्पिटल में भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ। जब भी कोविड हॉस्पिटल बना बीसीसीएल का, कॉलेज में बना, कॉलेज के सारे स्टाफ को ट्रेन किया, अभी कल फिर ट्रेनिंग दिया था। तो इनफैक्ट पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स की एक बहुत बड़ी भूमिका है कि वो पूरे पब्लिक में जो जो मेन लोग हैं जो कुछ काम करेंगे, जैसे डॉक्टर्स हुए हैं, हम लोगों ने एडवोकेट्स को भी ट्रेन किया, जजेस को भी ट्रेन किया, पुलिस को भी ट्रेन किया, धनबाद में बैंक एम्प्लॉय छोड़ के हमको लगता है कि अधिकतर लोगों को हम लोगों ने ट्रेन किया है। तो ये सही मैसेज पहुंचाना पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट का बहुत बड़ा रोल है। प्लस पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स क्लिनिशियंस भी होते हैं, क्योंकि उनको हमेशा पब्लिक 1-to-1 भी देखना पड़ता है। तो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का रोल थोड़ा क्लिनिशियन से एक अलग भी हो जाता है कि जब एक आदमी बीमार होगा तो मेरे पास आएगा, लेकिन अगर कम्युनिटी में प्रॉब्लम आएगा तो वो भी सॉर्ट करना मेरा भी काम रहेगा, क्योंकि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट का ये काम है कि कम से कम वो जो कम्युनिटी में है वहाँ पे वो हेल्दी रहे। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट ये भी काम करता है कि जो डेटा है उसको देखते रहता है, डेटा कैसे बढ़ रहा है, कैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं, आगे नंबर्स के साथ क्या होगा, उस नंबर से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अगर कोविड-19 है तो उस पर कोई रिसर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिसर्च करना है किस क्षेत्र में करना है, रिसर्च में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, रिसर्च अगर करना है तो उसका सैंपल साइज कितना होना चाहिए, कौन सा मेथोडोलॉजी अपनाना है, ये सारा काम पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स को भली भांति होना चाहिए। पब्लिक एक्सपर्ट्स को ये भी करना होगा कि जब डीसी बुलाए तो उसके पास भी चला जाए, और अगर सैया दीदी भी बुलाए तो उसके पास भी चला जाए, और डीसी बुलाए तो उसको भी टेक्निकल बात बताए, और सैया दीदी बुलाए तो उसको भी ये बात बताए कि भैया आप अपने गाँव में फलाने आदमी को कैसे आपको बताना है। तो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग लिंक भी है, जो कि ऊपर से ऊपर अगर आपको पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट को अगर आप प्राइम मिनिस्टर साहब भी बुलाएं तो उनके पास भी उनको जाना पड़ेगा, और उनको भी जो टेक्निकल बात हो टेक्निकल टर्म्स में बताना पड़ेगा। और अगर गांव का कोई आदमी भी बुलाए वहाँ भी जाना पड़ेगा पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट को, और उसको भी टेक्निकल बातों को एकदम सिंपल तरीके से बताना होगा। मैं इसका छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे जब 21 तारीख को लॉकडाउन जो हुआ था वो तो एक जन आंदोलन था, और उसमें कहा गया था कि जनता कर्फ्यू रहेगा। तो मेरा इंटरव्यू टीवी पे था 20th को, तो मैंने कहा था कि मोदी जी ने बड़े अच्छे तरीके से पब्लिक को प्रिपेयर कर दिया कि आपको लॉकडाउन का मतलब क्या होता है। तो मोदी जी ने कहा कि भैया जनता कर्फ्यू होगा, 21 तारीख को लोगों ने जो है जनता कर्फ्यू किया, और फिर नेक्स्ट दिन से लॉकडाउन हो गया। तो अगर मोदी जी के पास कोई गए होंगे जो डॉक्टर होंगे तो उन्होंने उनको समझाया जरूर होगा कहीं ना कहीं कि सर जो है अगर लॉकडाउन हम लोग अचानक से करेंगे तो पब्लिक हो सकता है तैयार ना हो, तो क्यों ना पब्लिक को इन्वॉल्व करते हैं। उसमें जो है मोदी जी का वो पॉलिटिकल एक्यूमेन इतना अच्छा है कि उसने पब्लिक को इतने अच्छे तरीके से समझा दिया कि पब्लिक को लगा कि हाँ ये मेरा आंदोलन है। तो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट का रोल देखिए, मतलब पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट का रोल ये भी है कि जो लीडरशिप है वो एक्सेप्ट करे साइंटिफिक बातों को। क्योंकि आप देखिए, अगर पोलियो पे फिर से मैं चला जा रहा हूँ, पोलियो को अगर हटाया गया तो उसमें कहीं ना कहीं जो उस तमाम पॉलिटिकल लीडर्स रहे उनका भी उतना ही रोल है, क्योंकि अगर वो लोग पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं लेते तो कोई भी काम ही नहीं होता। तो बहुत कॉम्प्लेक्स रोल होता है पब्लिक हेल्थ का। और मैं भी यहाँ पे हूँ तो मैं यहाँ पे काफ़ी लोगों से मिलता रहता हूँ, डीएम हो, डीसी हो, सिविल सर्जन हो, डिस्ट्रिक्ट के नोडल ऑफिसर्स हैं, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट, वो पूजा जी हैं, वो भी अपने डिपार्टमेंट में अगर काम कर रही हैं तो देखते रहते हैं उसका डिपार्टमेंट कैसे इस पूरे पैंडमिक में कभी ममता दीदी के पास जाते होंगे, कभी वो वहाँ के कोलकाता के मेयर के पास चले जाते होंगे, कभी वो कोलकाता के काउंसिल के पास जाते होंगे, कभी वो हो सकता है कोलकाता के कोई दूर गांव में बुलावा हो तो वहाँ भी जाना पड़ेगा। तो पब्लिक हेल्थ इस तरह का कॉम्प्लेक्स एक आर्ट है, और बड़ा ही
इसमें रोल है, एज ए डॉक्टर भी आपको काम करना है, एज ए कॉमन मैन भी काम करना है, एज ए डेटा एक्सपर्ट भी काम करना है, एज ए गुड ओरेटर भी काम करना है, एज ए गुड लीडर भी काम करना है, एज ए गुड एडवोकेट भी काम करना है। क्योंकि अगर आप अपने मुद्दे को सही तरीके से नहीं रखिएगा तो कोई आपके मुद्दे को सुनेगा नहीं, और सुनेगा नहीं तो लोग समझेगा नहीं। और आप सोचिए कि लीडरशिप अगर आपकी बातों को नहीं समझ रहा है तो कभी भी उसको वो धरातल पे आने ही नहीं देगा। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स रोल है और पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत जरूरी भी है। ओके जी सर, बहुत अच्छे तरीका से सर आपने इस चीज़ को बताया, और काफ़ी लोग जो सुन रहे हैं, आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या सर का कहना था और किस तरह से इस कंडीशन में क्या सिचुएशन। अब सीधे हम चलते हैं डॉक्टर पूजा पांडे के पास, और डॉक्टर पूजा पांडे से मेरा एक क्वेश्चन है कि जी 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 ऋषभ सर, पूजा जी ने जो बताया था ना हाथ धोने का तरीका, तो मैं उसका एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि हाथ धोने का जो तरीका है एक्चुअली क्या है कि 10 स्टेप्स उन्होंने बताया। अब होता क्या है कि जब लोग 10 स्टेप्स करने जाते तो वहाँ पे उसको याद नहीं रहता है। तो हम लोगों ने जब ट्रेनिंग दिया पूरे सब लोगों को, तो सैया दीदी हो, चाहे एनएम, चाहे हमारे डॉक्टर साथी, चाहे हमारे स्टूडेंट्स, चाहे हमारे पैरामेडिकल, सबको एक बात बताया सुमन के याद करने के लिए। उनको भी शायद याद आ रहा होगा सुमन के। तो ये क्या है कि सुमन के कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे पहले आप हाथ धोने गए, ठीक है, तो हाथ धोने गए तो नल वल चालू कर दिया, साबुन लिया, फोम बना लिया, झाग बना लिया। तो उसके बाद सुमन मतलब सुमन के मतलब हुआ सामने, उल्टा, मुट्ठी, अंगूठा, नाखून और कलाई, इन सारे चीजों को धोना है। यू रिमेम्बर? अच्छा नहीं बोला, सबको याद रहेगा। तो मुकेश जी, अभी हम और पूजा जी दोनों मिल के डेमोन्स्ट्रेट करें। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो सामने हो गया ये सामने, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, इसको 10 सेकेंड ऐसे करना है। उल्टा, ठीक है, तो ये 10 सेकेंड ऐसे करना है। मुट्ठी, ये 10 सेकेंड ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद बचता है आपका मुट्ठी के बाद अंगूठा, ठीक है, फिर नाखून और फिर कलाई। तो ये एक तरीका है जो हम लोगों ने खूब ट्रेनिंग में बताया है सुमन के, और ये कोई मेरा नहीं है दिया हुआ, ये मध्य प्रदेश में एक डॉक्टर श्रीवास्तव हैं एक्चुअली, उनका दिया हुआ है। लेकिन ये काफ़ी सिंपल है और एएनएम्स को से लेके सारे डॉक्टर्स को भी याद कराने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम सोचे कि हम लोग लाइव हैं तो क्यों ना इसको भी बहुत बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा चीज़। देखिए अभी इसको डिमोन्स्ट्रेट करके मतलब हम लोग सामने जो लोग देखेंगे, शायद जो लोग देख रहे होंगे, देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग के सामने आ रही है। आई थिंक कि जो घर में हैं, देख रहे हैं टीवी, या फिर हो सकता है कि वो इस चीज़ पे ध्यान ना देते हो, तो आप सब जरूर ध्यान दीजिए जब अपने आप को सैनिटाइज करते हैं। बहुत ही अच्छे इस 10 स्टेप जो हमारे दोनों डॉक्टर पूजा पांडे जी और डॉक्टर ऋषभ सर जी ने बताया, बहुत ही अच्छी तरीका से बताया। प्लीज आप लोग जरूर फॉलो कीजिए, जितने भी लोग अगर देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो। बहुत अच्छा तरीका, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ सर और डॉक्टर पूजा पांडे जी। अब सीधे आपसे मेरा एक क्वेश्चन होगा पूजा पांडे जी की, आप जो है एक क्वेश्चन से मानसिक सिचुएशन को लेकर आपसे, क्योंकि हम लोग का है, सब तो मेंटल की ही बात हम लोग कर रहे हैं। जितना भी क्वेश्चन है हम लोग का, वो भले आपका पब्लिक हेल्थ की बात हो या फिर जो भी बातें कर रहे हैं हम लोग, सब एक मेंटल से रिलेटेड है। लेकिन बेसिकली आपसे हमारा एक क्वेश्चन है कि आखिर ये मानसिक बीमारी क्यों पैदा होती है, इसका रीजन क्या रहता होगा, या फिर इसके आपके अनुसार मतलब क्या क्या हो सकता है कि लोग उस कंडीशन में मानसिक दबाव में आते हैं, मानसिक बीमारी पैदा होती है। पहले तो आपने पूछा कि मानसिक बीमारी क्यों पैदा होती है। देखिए, मानसिक बीमारी ये एक साइकिल, एक विशेष साइकिल की तरह ये चलता रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज मेरा कल एग्जाम है, मुझे एग्जाम में जाना है, और मैं अभी से मैं उसके बारे में सोच रही हूँ कि एग्जाम जाऊंगी, पेपर कैसा मिलेगा, कैसा नहीं मिलेगा। तो इससे क्या हो रहा है, एक तनाव डेवलप हो रहा है मेरे अंदर। तो ये तनाव जो है, ये आप जब भी आप कभी भी अब एग्जाम देने जाएंगे, अगर आपने एक दिन इस चीज को बढ़ावा दिया, तो नेक्स्ट डे भी एग्जाम के पहले आपको तनाव ऑटोमेटिकली होगा। और अगर आप इस तनाव में रहकर आपने एग्जाम दिया
और आपको दिखा कि मेरे रिजल्ट्स अच्छे आ गए, खुदा ना खास्ता उस दिन अच्छे आ गए, तो आपको लगा कि अगर मैं स्ट्रेस में रहूंगी, मैं एग्जाम दूंगी तो ही मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये एक बार होता है, 2 बार होता है, बट एक्चुअली में देखा जाएगा जब भी इंसान वो स्ट्रेस में आएगा तो धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है और तब उसको लगता है कि उसका आउटपुट बहुत ही ज्यादा कम हो रहा है और अब वो अपने आउटपुट से परेशान होने लगेगा क्योंकि अब फेलियर्स आ रहे हैं। दूसरा सिचुएशन ये होता है कि जब हमें ये नहीं सिखाया जाता कि अगर मैं किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में हूँ तो मैं उस चीज को ओवरकम कैसे करूँ। तो इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर हम अभी के बच्चे जो है वो पैम्पर्ड चाइल्ड है। जैसे सर आपको जैसी फैसिलिटी मिली होगी उस समय और अभी हमें जो फैसिलिटी मिल रही है, उस समय इतना एयर कंडीशन का नहीं था जमाना, मगर आजकल हम अपने बच्चों को फुल एयर कंडीशन के एनवायरनमेंट में रख रहे हैं और ऐसा रख रहे हैं कि वो जैसे गाड़ी से उतरते हैं तो उनको एसी चाहिए, उनको ट्रैवल करने के लिए भी उनको गाड़ी चाहिए, पैदल चलना ही भूल गए हैं वो लोग। तो ये क्या हम पैम्पर्ड कर रहे हैं अपने बच्चों को। हमें अपने बच्चों को वैसे परवरिश देना चाहिए कि वो किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट हो जाए। अगर एडजस्टेबिलिटी होगी तो उनको कभी भी किसी भी तरह का तनाव नहीं डेवलप होगा और ना ही उनको कभी भी मेंटल प्रॉब्लम्स होगा। स्कूल वगैरह में ये एक मेंटल करिकुलम ये ऐड होना चाहिए। जैसे अभी एमबीबीएस के कोर्स में एडफॉर्म ऐड किया गया है जहाँ पे एथिक्स के बारे में जानकारी दी जा रही है, उसी तरह से स्कूल्स में भी मेंटल करिकुलम होना चाहिए कि बच्चों को सिखाया जाए कि आपको मेंटल एक्सरसाइज कैसा करना है। सिखाते सब है मगर उसका वेज अलग है। हम बोलते हैं फोकस करो, कंसंट्रेट करो, बट एक्चुअली में हमें मेंटली फिट कैसे रहना है उसका एक अलग सेशन होना चाहिए एज अ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। ये हमें अपने करिकुलम में इंसर्ट करना बहुत जरूरी है। तो ही ये मतलब जो भी प्रॉब्लम अभी आ रही है एज सच अभी, तो ये सारी सिचुएशन को हम लोग कंट्रोल कर सकेंगे। क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, सुसाइड कुछ भी है, थोड़ा भी तनाव अगर आ गया, इनफैक्ट ये देखा जाता है पापा ने अगर थप्पड़ मार दिया या टीचर ने पनिशमेंट दे दिया, बच्चों को खड़ा कर दिया था, घर में आकर रोते हैं, अगले दिन आप उनको पाएंगे कि वो या तो पंखे से लटक गए या उन्होंने अपना हाथ काट दिया। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है ये। तो इससे क्या हुआ, हमने बच्चों को सिखाया ही नहीं। ये हमारे में प्रॉब्लम है क्योंकि हमें बच्चों तक ये बात पहुंचानी चाहिए थी। कोई बात नहीं, आप फेल हो गए तो क्या हो गया, जनरली रिजल्ट लेकर आते हैं बच्चे, डरे डरे दिखाते हैं, हम लोग गुस्से में आ जाते हैं, फेल कैसे हो गया, तुम्हारे अंकल के बच्चे को तो 80% मार्क्स आए, तुम्हें तो 70% मार्क्स आए। कंपैरिजन की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कंपेयर नहीं करना होता है, हर इंसान इंडिविजुअल अच्छा होता है, सब में अच्छाई होती है, सब में खामियां होता है। अगर आप फेल भी हो गए तो इंस्टेड ऑफ उनको डांटने के आप उनको मोटिवेट करें कि अरे कोई बात नहीं, अभी ये फेलियर आया ना, आप नेक्स्ट टाइम आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। मुझे अभी भी याद है जब मैंने ड्रॉप किया था एमबीबीएस के लिए तो मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी। तो मेरे पापा ने मुझे रॉबर्ट ब्रूस की कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि वो एक राजा था, वो डेन में जाकर था और उसने स्पाइडर मकड़ी को फॉलो किया। 7 बार वो मकड़ी चढ़ी ऊपर नेट बनाने को, 7वें बार भी वो फिसली, 8वें बार में वो सक्सेसफुल हुई। एक बार तुम फेल हुई कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम सक्सेसफुल होगी। एंड ये मैं मंत्र अभी भी फॉलो करती हूँ। ये इस सिर्फ एक लाइन ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अभी भी इतनी बड़े होने के बाद भी अभी भी मैं अपने मम्मी पापा के पास ही रोती हूँ कि अरे मेरे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो वो समझाते। तो ये समझाना, काउंसलिंग, ये पेरेंटल काउंसलिंग होती है जो बहुत जरूरी होती है। अगर हम पेरेंटल काउंसलिंग नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो बच्चा मानसिक असंतुलित हो जाएगा और फिर आगे जाकर उसको नाना प्रकार के मेंटल प्रॉब्लम, धीरे धीरे मैनिया, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, यही सब आगे जाके एक साइकिल फॉर्म में बन जाएगा। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीका से आपने बताया इस चीज को कि क्या है आखिर मानसिक दबाव या फिर मनोवृत्ति जिसको कहते हैं। बहुत अच्छे तरीका से बताया। फिर हम डॉक्टर ऋषभ सर, और इस सेशन का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रहा। बहुत देर पिछले हम लोग आई थिंक 1.5 घंटे से बने हुए हैं साथ में, तो बहुत अच्छा टाइम आप लोग का, बहुत अच्छा हमने टाइम लिया सर। लेकिन आप लोग भी बहुत अच्छे तरीका से हर एक चीज़ों को बताते जा रहे हैं। सीधे डॉक्टर ऋषभ सर से मेरा ये क्वेश्चन है कि
मेंटल हेल्थ पर, इस कंडीशन में मतलब क्या राय है मेंटल हेल्थ पर, है ना, और कैसे इसे हैंडल किया जाए? मेंटल हेल्थ देखिए, अभी हम लोग शुरू से तो वही बात कर रहे हैं कि हेल्थ है तो मेंटल हेल्थ के बिना संभव हैंडल, नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेंटल हेल्थ जैसा बताई अभी डॉक्टर पूजा ने, मैंने भी थोड़ा विचार किया कि जो लोग हैं आपके बीच में उनसे आप इंगेज करते रहिए। अब सवाल है कि मेंटल हेल्थ पता कैसे चलेगा, किसको हुआ, वहीं पे उसका रोल स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है और वो कोविड का न्यूज़ देख रहा है दिन भर, और बाहर निकल के सबको बताने लगा कि अरे आज तो आ गया वैक्सीन, आ गया वैक्सीन, आ गया। कल को पता चला नहीं, सरकार जो है वैक्सीन ला ही नहीं रही थी, दूसरा न्यूज़ चैनल से पता चल रहा था, दूसरा रिपोर्ट से पता चल रहा था। कोई है ऐसा जो सुशांत सिंह राजपूत का जो है मीडिया दिन भर उसको दिखा रहा है, उसको लोग फॉलो कर रहा है, उससे परेशान हो रहा है, कभी खुश हो रहा है। तो ये सारे लोग अगर सही से जाके बात नहीं कर पाएंगे लोगों से, अपने अंदर में जो इमोशंस है उसका आउटबर्स्ट नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये लोग फिर एंजाइटी में चले जाएंगे। इनको लगने लगेगा कि अच्छा जो हम सोच रहे थे, ये जो दिखा रहा था वो तो हो ही नहीं रहा है। और फिर जब इनसे लोग जो उनके क्लोज हैं अगर उनसे मुखातिब होने की कोशिश करेंगे तो वो पीछे हटने लगेंगे। कोई बोलेंगे कि हम दिन भर सो नहीं पा रहे हैं, या हम दिन भर थका थका महसूस कर रहे हैं, मतलब किसी तरह का कुछ साइन सिम्टम डेवलप हो सकता है। तो ये सब फैसेट्स हैं जो कि मेंटल हेल्थ अगर गड़बड़ाएगा तो वो स्टार्ट होने लगेगा। तो मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, वैश्विक महामारी है। अगर आदमी सही से तंदुरुस्त नहीं रहेगा तो इस वैश्विक महामारी से वो जीत नहीं पाएगा। और जीतने के लिए, तंदुरुस्त होने के लिए क्या क्या कर सकते हैं ताकि उसका मेंटल हेल्थ सही बना रहे, तो हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए। पहले से ही सबको पता है कि दूरदर्शन का न्यूज़ बड़ा ऑथेंटिक रहता है। अगर आपको न्यूज़ ही देखना है तो दूरदर्शन का न्यूज़ देखिए, छोटा सा न्यूज़ आता है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आता है वो लोग बता देते हैं। टीवी नहीं देखना है, प्रिंट न्यूज़ पढ़िए, डेली अखबार आता है, अखबार में तरह तरह का चीज़ रहता है, सिर्फ कोविड-19 नहीं रहता है। आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक तो अच्छा हुआ बंद करवा दिया सरकार ने, तो ये सबसे दूर ही बना के रखिए क्योंकि टिकटॉक पे काफ़ी लोग पता नहीं क्या-क्या बनाते रहते थे, और ये सब से दूरी बना के ही रखिए। अगर आपको फेसबुक बहुत अच्छा लगता है तो दिन में कोशिश करिए कि उसको मिनिमम जो है लॉगिन करें, 1-2 बार करें। स्नैपचैट है, दिन भर लोग लाइव करने की कोशिश करते रहते हैं, ये सब ना करें। आपके घर में परिवार जो भी हैं, आपकी वाइफ हैं, बच्चे हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, जो भी लोग हैं उनसे बात करते रहें, उनसे हालचाल लेते रहें, उनके पास रहें। कुछ बात ना करना है तो उनके साथ ही बैठे रहें, वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। लॉकडाउन है, कुछ लोगों का हो सकता है रोजगार चला गया हो, कुछ लोगों का हो सकता है कि सैलरी हाफ हो गया हो। अब सारे डॉक्टर्स हम लोग हैं, बात कर रहे हैं, हम लोग का सैलरी खुद ही जो है, कहीं किसी का डीए रुक गया और पूरे कंट्री में अभी आप देखिएगा कि जो हाइक मिलने वाला था या एनुअल इंक्रीमेंट होता है उस पर भी बात चल रही है। तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो ठीक है, सब होगी। सरकार भी क्या करे, पूरे दुनिया में प्रॉब्लम चल रहा है, वैश्विक महामारी है, तो उसमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। हमेशा महात्मा गांधी जी का जो श्लोक था, जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में लिखा रहता था कि हर उस, जब आपको लगे कि मेरे पास कुछ नहीं है तो उस आदमी को याद करिए जिसको आपने देखा था और जिसको आपने महसूस किया कि इसके पास कुछ नहीं। जब लगे कि वो उसके पास कुछ नहीं, उससे ज़्यादा स्थिति आपका बेहतर है, तो आप खुश हो जाइए और फिर मोटिवेट करिए कि कैसे उस आदमी का ज़िंदगी को आप चेंज कर सकें। तो ये हमको लगता है कि श्लोक अगर सब लोग याद करेंगे और सब लोग इस पे काम करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली मानसिक अवसाद जो है, जो परेशानी है, जो लोग समझ रहे हैं कि भाई कोरोना आ गया तो ये हो गया, वो हो गया, वो कम से कम होने लगेगा। अगर किसी की नौकरी चली भी गई तो भैया नौकरी गई है, समय वापस घूमेगा, समय का चक्र है, चल रहा है, नौकरी फिर से मिल जाएगी। आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, घर में जो भी हो सकता है एक्सरसाइज करिए। आप, अगर आपको रिलैक्सेशन है कि मॉर्निंग में जाके वॉक ले सकते हैं तो वॉक कीजिए, लेकिन ये नहीं कि बिना मास्क के कीजिए, बिना उसके कीजिए, आप बिना हैंड वॉशिंग मेजर्स फॉलो करते हुए कि ऐसा नहीं करना है। आप जाइए बाहर तो कपड़े का ही मास्क लगाइए। N95 कोई नहीं बोलता है, सरकार कभी नहीं बोली कि पब्लिक को N95 यूज करना है, लेकिन पब्लिक N95 यूज करे, उसमें जॉगिंग करती है, जो कि अगेन बड़ा मुश्किल काम, क्योंकि वैसे अगर पब्लिक N95 में जॉगिंग करेगी तो हो सकता है कि उसको तकलीफ बढ़े, क्योंकि अचानक से स्ट्रेनस एक्टिविटी N95 में प्रॉब्लम कर सकती है, सबको पता है। तो पब्लिक से यही गुजारिश है कि आप जॉगिंग अगर कर सकते हैं तो करिए, बाहर नहीं आ सकते छत पे करिए, रूम में करिए। आपने चाइना का एक वीडियो सुना होगा कैसे उस बंदे ने एक रूम में, रूम के चारों ओर घूमते घूमते शायद
15 किलोमीटर जॉगिंग कर लिया था, ये न्यूज़ स्टोरी था। तो 15 किलोमीटर तो कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन 5 मिनट भी स्पॉट जॉगिंग करिए। एक्सरसाइज का बहुत सारा तरीका है, प्लैंक्स है, पुशअप्स है, वो सब करिए। और मेंटली फिट होने के लिए अगेन योगा हेल्प करेगा आपको। मेडिटेशन है, मेडिटेशन करिए। हमारे यहाँ इंडिया में इतने सारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण है, उसको उठा के पढ़िए। कोई बढ़िया नॉवेल है, उसको पढ़िए। मतलब करने के लिए तमाम चीज़ हैं, लेकिन आप अगर कुछ ना करिएगा और सोचिएगा दिन भर हम न्यूज़ देखते रहेंगे, उसको करना होगा, है ना? जी बिल्कुल। परम ज्ञानी बन जाएंगे तो आप सिर्फ परेशान हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, आपका मेंटल हेल्थ गड़बड़ाएगा। इसलिए यही सब मैसेज है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा, बहुत चीजें सर। आज बहुत सारे लोग जुड़े हम लोग के साथ, जो भी लोग जुड़े, पहले तो उन सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आप सबका आभार कि आप सब जुड़े रहे। और प्लीज आप सब मैसेज को कन्वे कीजिए, जो भी चीज आप सुने। अगर आई थिंक आप अगर शेयर कर सकते हैं, शेयर भी कीजिए, ये मेरा आग्रह होगा। नहीं तो एक दूसरे को भी आप ये मैसेज दीजिए कि क्या क्या आपको करना है, कैसे कैसे अपने को अच्छे से रखना है, क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेना है। तमाम चीजें आज हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर पूजा पांडे जी, जो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से PGMD जुड़ी हुई थी, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर ऋषभ कुमार राणा सर जुड़े हुए थे धनबाद से, पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर। सर का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त धन्यवाद करता आप लोग का भी सुनने के लिए। और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से रखे और इतना टाइम जो दिए। पिछले हम लोग 1 घंटे आपके 36 मिनट से हम लोग साथ में हैं और काफी अच्छा से चल रहा। बहुत सारी चीज हम लोग सामने आया और आगे भी आप लोग का सपोर्ट मिलता रहेगा। मैं ऋषभ सर, डॉक्टर पूजा पांडे मैम और साथ ही साथ जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सबका सहयोग मिलेगा तो जरूर हम लोग एक ऐसी चीजों पे बात करेंगे, ऐसी चीजों को सामने लाने की कोशिश करेंगे जो हमारे और आपके वो हमेशा काम आएगा और हमारे आपके लिए वो हमेशा लाभप्रद होगा। तो हमेशा हम लोग ये काम करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पूजा पांडे मैम और डॉक्टर ऋषभ सर। थैंक यू, धन्यवाद। लीव कर ले। जी जी। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि आज हम लोग के साथ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से MD PG डॉक्टर हमारे साथ जुड़ी हुई थी और साथ ही साथ हमारे साथ पूजा पांडे जो जुड़ी हुई थी कलकत्ता से और डॉक्टर ऋषभ राणा सर जो कि धनबाद मेडिकल कॉलेज से, पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए थे। बहुत बहुत आभार दोनों लोग को। साथ ही साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपको मैं प्रणाम करता हूं और आपसे एक निवेदन करता हूं कि अगर एक दूसरे को इस मेंटल हेल्थ के बारे में, इस कोविड सिचुएशंस के बारे में अगर जानकारी मिलती है आपके द्वारा, आपके शेयर करने के द्वारा, तो प्लीज आप जरूर शेयर करेंगे। जो लोग देख रहे हैं वो भी और जो बाद में देखेंगे उनसे भी मेरा यही आग्रह होगा कि प्लीज आप इसे जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह मैसेज पहुंचे। बहुत बहुत आभार सभी को मेरा।